हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेयर मिडिल क्लासेस। तो आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो कि इस साल यूपी बोर्ड का 12th का एग्जाम दे रहे हैं और उनका सब्जेक्ट बायोलॉजी है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक मॉडल पेपर लेके आया हूं जो कि इस सीरीज का हमारे सेकेंड मॉडल पेपर है। एक मॉडल पेपर मैं आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूं। तो यहाँ पे मैं आप सभी लोगों के लिए जो मॉडल पेपर लेके आया हूं, इसमें मैं आप सभी लोगों के लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपको पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा ये नेसेसरी है, जरूरी है। तो आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और इन सारे क्वेश्चन का बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की बहुत ही ज्यादा चांसेस है। तो इन क्वेश्चनों को हमें मिस नहीं करना है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ध्यान देंगे। क्लियर है बात? तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि सुबह पढ़ो या शाम को, सुबह पढ़ो या शाम को, बस एक ही बात याद रखो, सक्सेस बनाना है अपने आप को। तो इस बात को याद रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और अच्छे से हमें पढ़ाई करनी है। तो आगे अब हम यहां से अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो बोर्ड एग्जामिनेशन का हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है वो होता है हमारा एमसीक्यू। ठीक है, जो 12th क्लास की बायोलॉजी का जो पेपर आता है उसमें क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा एमसीक्यू, जिसमें कि आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए होते हैं और एक क्वेश्चन जो आपका होता है वो 1 नंबर का होता है। क्लियर है बात? तो देखो यहां ध्यान से, पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन योर नोटबुक। तो आपको करेक्ट ऑप्शन इनमें से लेना है और अपनी नोटबुक पे उसको सही आंसर लिखना है। आपको इनमें तो क्वेश्चन वहां पे नहीं लिखना है। क्लियर है? तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है Which one of the following not a false fruit? इनमें से कौन सा है जो फॉल्स फ्रूट नहीं है? क्या कह रहा है? फॉल्स फ्रूट नहीं है। तो यहां पे हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए है हमारा एप्पल, ऑप्शन बी है हमारा स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन सी है हमारा वॉलनट और ऑप्शन डी है हमारा मैंगो। तो इसमें से एप्पल, स्ट्रॉबेरी और वॉलनट हमारे क्या है? फॉल्स फ्रूट है। और इसमें पूछ रहा है फॉल्स फ्रूट नहीं है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, छोड़ना नहीं। अगर आपने जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ा तो आप नोट को छोड़ के फॉल्स फ्रूट देखेंगे और तुरंत आप इसमें ऑप्शन चेंज कर देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? मैंगो। इसका सही आंसर हमारा क्या है? मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है हु प्रपोज द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन। इनमें से ये जो यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम है, इनमें से किसने प्रपोज किया है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन का? सेग्रीगेशन का लॉ किसने दिया और लॉ ऑफ डोमिनेंस किसने दिया? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा डार्विन है, सेकंड ऑप्शन हमारा लैमार्क है, थर्ड ऑप्शन हमारा डीब्रीज और हमारा जो डी ऑप्शन है वो है मेंडल। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जो डार्विन है, इन्होंने किसकी थ्योरी दी? डार्विनिज्म की थ्योरी दी। और इन्होंने जो हमारा नेचुरल सिलेक्शन है उसकी थ्योरी दी। जो डार्विनिज्म और नेचुरल सिलेक्शन दोनों एक है। लैमार्क ने क्या दिया? लैमार्किज्म दिया। और डी ब्रीज जो यहाँ पे है, ह्यूगो डी ब्रीज, इन्होंने म्यूटेशन की थ्योरी दी। किसकी थ्योरी दी? म्यूटेशन की थ्योरी दी। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बचता है वो क्या है? मेंडल। तो मेंडल जो हमारे हैं, मेंडल ने क्या किया? उन्होंने डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन का लॉ दिया और इन्हीं को हम जेनेटिक का फादर भी कहते हैं। इन्होंने पी प्लांट पे जो अपना स्टडी करी थी, एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन का लॉ दिया था। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है हरि गोविंद खुराना इज फेमस। जो हरि गोविंद खुराना साइंटिस्ट है जो कि वो किस चीज के लिए फेमस है? तो यहां का जो फर्स्ट ऑप्शन है, देखो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉर गिविंग सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन मॉडल ऑफ डीएनए। दूसरा जो हमारा है वो है फॉर मेकिंग फर्स्ट फुली आर्टिफिशियल जीन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। थर्ड ऑप्शन जो हमारा है फॉर द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ जीन। और हमारा डी ऑप्शन है फॉर द डिस्कवरी ऑफ लाइगेज एंजाइम। तो ये देखो जो लाइगेज एंजाइम है, लाइगेज एंजाइम ये हम डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। यहां मैं आप लोगों को ऑप्शन भी यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे कि अगर आपके एमसीक्यू चेंज होते हैं, कुछ दूसरा एमसीक्यू आ रहा है, तो यहां से भी आपको टॉपिक क्लियर रहे। तो यहां पे हमारा क्या है, जो लाइगेज एंजाइम है इसको हम डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। आगे हमारा इसमें दिया हुआ फॉर द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए
किसने डिस्कवरी करी? तो हमने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसका पढ़ा है? वाटसन एंड क्रिक का पढ़ा है। तो डीएनए के स्ट्रक्चर किसने डिस्कवरी की? वाटसन एंड क्रिक ने। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाए कि डीएनए की डिस्कवरी किसने की, यहाँ पे डीएनए के स्ट्रक्चर की बात कर रहा है और डीएनए की डिस्कवरी किसने की, तो उसमें क्या आ जाएगा हमारा? मिसर। कौन आ जाएंगे उसमें? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिसर, तो उसका नाम, उनका नाम हम लोग लिखेंगे। और इसमें देखो पहला वाला जो दिया हुआ है, सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन मॉडल ऑफ डीएनए, सेमी कंजर्वेटिव। तो जब वाटसन एंड क्रिक का मॉडल आया था, ठीक है, तो उसके बाद एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो मिचेल्सन एंड स्टाहल थे, उन्होंने क्या दिया था? सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन का मॉडल दिया था। उन्होंने बताया था कि जो डीएनए होता है उसमें डबल स्ट्रैंड होते हैं और उनमें से एक स्ट्रैंड जो होता है वो सेम एक ही जैसा होता है, उसमें दूसरा एक कॉपी स्ट्रैंड जुड़ता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेशन कहते हैं। इसमें हमारा बचा ऑप्शन सी, जो कि हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, जो हरिगोविंद खुराना, उन्होंने सबसे पहले फुली आर्टिफिशियल जीन एंड प्रोटीन सिंथेसिस किया। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है डी नंबर का क्वेश्चन है। देखो इसमें हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज बताना हमें। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, हाँ यूज करते हैं हम लोग। फिर क्या दिया हुआ है? इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी यूज करते हैं। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, हाँ इसमें भी यूज करते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ एबव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए नंबर है और ये भी हमारा एक नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड हमारा होता है, इसमें टोटल हमें 5 क्वेश्चन मिलेंगे और सारे क्वेश्चन हमको हमारे एक नंबर के होते हैं। क्लियर है बात? अब इसमें देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को हमें डिफाइन करना है। तो पॉलिनेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखो क्या लिखा है, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर से, तो यहां पे क्या लिखा? फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और अनदर फ्लावर। तो यहां पे जो पॉलिनेशन है वो क्या है? जो पॉलन ग्रेन है, जो कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वहां पे एंथर पे पॉलन ग्रेन होता है। पॉलन ग्रेन वहां से उठ के कहां पे चला जाए? वहां से ट्रांसफर होकर कहां पे जाए? स्टिग्मा में जाए, जो कि स्टिग्मा किसका पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक पार्ट है। तो वहां पे स्टिग्मा पे जाएगा। अब या तो वो सेम प्लांट का मतलब सेम फ्लावर होगा, या तो सेम प्लांट का फ्लावर होगा, या तो किसी अदर प्लांट का फ्लावर होगा। वहां पे अगर हमारा पॉलन ग्रेन चला जाता तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। इट इज सेड टू बी द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट प्रोसेस कहते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट। ये फ्लावरिंग प्लांट की बात हो रही है। उसके बाद आगे इसमें लिखा है पॉलन ग्रेन कंटेन द मेल गैमीट्स एंड आर प्रेजेंट इन द एंथर ऑफ द फ्लावर। तो ये चीज आपको लिखना है। इसमें आप चाहो तो इसको थोड़ा छोटा करके सिर्फ यहां तक आप आंसर लिख सकते हो। मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा लिख दिया। अगर ये क्वेश्चन आपका अगर 2 नंबर का आ जाता तो आप इसको पूरा इतना लिख देंगे तो आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ज्यादा लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? यहां पे कह रहा है गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्या कह रहा है? जो बी नंबर का क्वेश्चन वो कह रहा है वो कि हमें 2 एग्जांपल देने हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के जो कि ह्यूमन बीइंग में है। तो यहां पे हमारे पास जो आंसर इसका जाता है, एक हमारे पास है मेंडेलियन डिसऑर्डर है जिसका सिकल सेल एनीमिया आ जाएगा, और दूसरा हमारा क्या है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें हमारा डाउन सिंड्रोम और टर्नल सिंड्रोम आ जाएगा। इसमें हमें 2 लिखने हैं। आप इनमें से कोई 2 लिख सकते हैं या तो आप इन दोनों का नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, आप लोग इस चीज का ध्यान देंगे कि डाउन सिंड्रोम और टर्नल सिंड्रोम इन दोनों को थोड़ा सा आप डिटेल से पढ़ लेंगे। इसके भी चांसेस है कि कहीं ये आपको डिफाइन में न दे दे। क्लियर है बात? तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी नंबर का क्वेश्चन है। उसमें देखो क्या लिखा हुआ है। इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट आर फाउंड
इन डीएनए। किसकी बात कर रहा है? न्यूक्लियोटाइड यूनिट की बात कर रहा है। यहां पे कई सारे बच्चे गलती करते हैं और वो न्यूक्लियोटाइड यूनिट की जगह पे नाइट्रोजनस बेस लिख के आ जाते हैं कि हमने पढ़ा है थाइमीन, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और वो तुरंत लिख के चले आते हैं। तो ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि न्यूक्लियोटाइड यूनिट, तो हमें न्यूक्लियोटाइड यूनिट लिखना है, और अगर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है नाइट्रोजनस बेस, तो हम वहां पे क्या लिखेंगे? नाइट्रोजनस बेस लिखेंगे। तो यहां पे पूछ रहा है न्यूक्लियोटाइड यूनिट, तो न्यूक्लियोटाइड हमारी यूनिट यहां पे क्या है? देखो न्यूक्लियोटाइड यूनिट है हमारी, एक हमारी न्यूक्लियोटाइड यूनिट है डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और दूसरा हमारा डिऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, तीसरा हमारा डिऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, और चौथा जो हमारा है थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये हमारे डिऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, तो ये हमारे क्या है? न्यूक्लियोटाइड के यूनिट है। क्लियर है बात? हमारे जो, और अगर यहां पे क्वेश्चन ये आ जाए कि आपको क्या बताना है? नाइट्रोजनस बेस, तो नाइट्रोजनस बेस आप क्या बताएंगे? नाइट्रोजनस बेस वहां पे बताएंगे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। अगर आरएनए का पूछे तो थाइमिन की जगह पे आप क्या लिख देंगे? यूरेसिल लिख देंगे। क्लियर है बात? और इसी तरह यहां पे जैसे पूछा है हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट आर फाउंड इन डीएनए, और अगर यहां पे क्या आ जाए? आरएनए आ जाए, तो आपको क्या करना है? जब आरएनए आ जाएगा तो आपको डीऑक्सी यहां से हटा देना है। क्या करना है? डीऑक्सी आपको यहां से हटा देना है, और सीधा सीधा आपको क्या लिख देना है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, और यहां पे आपका यूरेडीन मोनोफॉस्फेट आ जाएगा। क्लियर है बात? तो इतना आपको याद रखना है, कभी भी आरएनए में आपको ये थाइमीन नहीं मिलेगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो डी नंबर का क्वेश्चन। देखो इसमें क्या लिखा है? डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन्स एंड गिव एन एग्जांपल आल्सो। हमें वेस्टिजियल ऑर्गन बताने और उसका एग्जांपल भी देना है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन देखो क्या है? फंक्शनलेस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में ऐसे ऑर्गन है जो कि फंक्शनलेस है। तो क्या लिखा है? फंक्शनलेस ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म which functional in its ancestors are known as vestigial organ। ऐसे ऑर्गन जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, प्रेजेंट टाइम में उनका कोई भी फंक्शन नहीं है, लेकिन जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनकी बॉडी में फंक्शनल थे, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसमें ईयर पिन्ना आता है, दूसरा हमारा क्या है? हेयर ऑन बॉडी, हमारे बॉडी में जो हेयर मिलते हैं। क्लियर है बात? तो ये चीजें हमें याद रखना, और हमारे यहाँ पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आता है। क्लियर है? तो ये हमारे क्या हो गए? वेस्टिजियल ऑर्गन के एग्जांपल हो गए। आपको यहाँ पे जो एग्जांपल पूछा, आप एक एग्जांपल भी लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ई नंबर है, ये भी हमारा एक नंबर का क्वेश्चन होता है। इसके बाद हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, व्हाट इज द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या यहां पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्हाट इज द आरडीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ सकता है या तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी आएगा। तो यहां पे हमें क्या ध्यान देना है? देखो आरडीएनए टेक्नोलॉजी, तो यहां पे हमको इसका जो आंसर लिखना है आरडीएनए टेक्नोलॉजी या रिकम्बिनेंट डीएनए इज टेक्निक इज दैट टेक्निक in which is a new recombinant DNA is prepared by joining DNA from two different resources। मतलब यहां पे ये कह रहा है कि हम डीएनए अलग अलग ऑर्गेनिज्म से निकालें और उन दोनों ऑर्गेनिज्म के जो डीएनए है उनको हम आपस में जोड़ के उससे एक नया डीएनए बनाए, जो कि हमारे लिए क्या है? हमारे लिए यूजफुल है, हमारे लिए वो डिजायर है। तो उसको हम ये बनाने की पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर, जो कि हमारा 2 नंबर का है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं और पांचों क्वेश्चन हमारे 2-2 नंबर के होते हैं। तो यहां पे ध्यान से देखो, व्हाट इज द मीन्ड बाय ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। क्या पूछ रहा है? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। यहां पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है ट्रांसजेनिक एनिमल या जो हमारा मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म भी यहां पे पूछ सकता है। तो यहां पे क्या हमारा ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की बात कर रहा है। देखो इसमें क्या लिखेंगे? एनी बैक्टीरियम द डीएनए ऑफ विच हैज अ सेल्फ एक्सप्रेसिंग एलील जीन also is called transgenic bacteria। For example,
इकोलाई बैक्टीरियम इज विच ह्यूमन इंसुलिन जीन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड टू प्रोड्यूस इंसुलिन। ऐसा हमारा जो बैक्टीरिया हो जो कि अपने बॉडी में या उसकी जो पूरी बॉडी है या ऑर्गेनिज्म की जो सेल है उसके अंदर अगर हम कोई नया जीन डाले तो उसको अपने जैसे जीन को ट्रीट करे, उसको अपना डीएनए समझ के उसकी कई सारी कॉपी बना दे। उस तरह के बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए इकोलाई है जो कि ह्यूमन के इंसुलिन बनाने में हम उसका यूज करते हैं। क्लियर है बात? तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर बी, देखो क्वेश्चन नंबर बी क्या है? व्हाट इज फूड वेब? यहां पे क्या पूछ रहा है? फूड वेब पूछ रहा है। अब आप लोग यहां पे फूड चैन भी पढ़ेंगे और फूड वेब भी पढ़ेंगे, दोनों आप पढ़ेंगे, दो में से कोई एक आ सकता है। तो यहां पे हम देखें फूड चैन, तो यहां पे क्या है? फूड चैन आर नॉट आइसोलेट इन एन इकोसिस्टम। जो फूड चैन है वो किसी भी इकोसिस्टम को आइसोलेट नहीं कर सकते। आगे क्या है? सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चैन्स टुगेदर फॉर्म अ फूड वेब। और यहां पे ये कह रहा है कि जो हमारी फूड चैन होती है वो अगर कई सारे फूड चैन एक साथ मिलके एक साथ जुड़ के वो क्या बनाती है? फूड वेब बनाती है। एक साथ जुड़ के वो क्या बनाते हैं? फूड वेब। तो फूड चैन ऐसे हो गया जैसे ग्रास कोपर को कौन खा रहा है? मेढक खा रहा है, ठीक है। फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को कौन खा रहा है? गिद्ध खा रहे हैं, चील खा रहे हैं, तो वो खा लिए, उसके बाद वो मर जाता है, उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है, मतलब उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर। तो ये पूरी हमारी क्या हो गई? ये पूरी एक हमारी जो फूड की हमारी फूड चैन चल रही है। लेकिन इसी तरह की कई सारी फूड चैन एक साथ जुड़ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? फूड वेब बोलेंगे। और ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। आगे क्या लिखा है? फूड वेब अनलाइक फूड चैन प्रोवाइड मैनी अल्टरनेटिव पाथ टू गेटिंग फूड टू इट्स मेंबर्स। और जो फूड वेब होती है वो उस फूड वेब के मेंबर्स को कई सारे रास्ते देती है जिससे कि वो अपना फूड ले सके, अपना जो उसका फूड मटेरियल है वो दूसरे जगह से भी ले सके। मतलब यहाँ पे वो पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। आगे क्या है? फूड वेब मेक्स एन इकोसिस्टम स्टेबल। और जो फूड वेब है वो एक इकोसिस्टम को क्या करती है? स्टेबल बनाती है। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट अ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स इन अ फूड वेब मेक इट स्टेबल। और ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें लार्ज नंबर ऑफ जो फूड चैन होती है वो एक साथ मिलकर फूड वेब को बनाते हैं। तो उसमें कई सारे फूड चैन आ गए, उसमें से आपकी जो कंज्यूमर है वो अदर किसी फूड चैन के भी ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले सकता है, तो उसको हम फूड वेब कहते हैं। आप चाहो तो इसका डायग्राम भी बना सकते हो। वैसे अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो यहां पे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, इतना आंसर आपके लिए सफिशियंट है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर सी जो हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है? व्हाट इज द मीन्ड बाई क्रायो प्रिजर्वेशन? ठीक है, क्रिप्टो प्रिजर्वेशन है, क्रायो प्रिजर्वेशन नहीं, क्रिप्टो प्रिजर्वेशन। तो क्रिप्टो प्रिजर्वेशन में देखो क्या होगा, इसमें क्या होता है? द टेक्निक बाई विच जर्म प्लाज्म ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज इज प्रिजर्व एट वेरी लो टेम्परेचर। यहां पे होगा वेरी लो टेम्परेचर इन लिक्विड नाइट्रोजन। उसका जो टेम्परेचर होता है वो आपका कितना होता है? माइनस का 196 डिग्री के होता है। तो इतने में अगर अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अब हमारे अर्थ से एक्सटिंग होने वाला है, या वो बहुत ही मतलब ऐसी कगार पे है कि कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाएगा। तो अगर उसके जर्म प्लाज्म को हमें क्या करना है? उसको हमें बचाना है, उसको रखना है, और इन फ्यूचर उसके जो ऑर्गेनिज्म है या उसकी जो जनरेशन है उसको बढ़ाना है। तो उसको हमें बचाने के लिए हम क्या करते हैं? क्रिप्टो प्रिजर्वेशन करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके जर्म प्लाज्म को लिक्विड नाइट्रोजन में हम क्या करते हैं? प्रिजर्व करके रख लेते हैं। और जब लिक्विड नाइट्रोजन में उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं तो जो जर्म प्लाज्म है वो उसके लिए क्या होता है? वो उससे हम एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। मतलब उसमें फर्टिलिटी होगी, वो फर्टाइल कर सकता है। फर्टाइल कंडीशन इज कॉल्ड क्रिप्टो प्रिजर्वेशन। मतलब अगर वो फर्टाइल कर जाए, बाद में उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? क्रिप्टो प्रिजर्वेशन बोलेंगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है? व्हाट इज वेसेक्टोमी? ठीक है, वेसेक्टोमी क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो ये क्या है हमारी?
द सर्जिकल प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड रीडिंग डिफरेंशिया ऑफ अ मैन इज कॉल्ड वेसेक्टोमी। मतलब यहां पे ये कह रहा है जो मेल की, जो ह्यूमन में मेल होते हैं उनमें क्या किया जाए, जो उनकी डिफरेंशिया है उसको काट के उसमें क्या कर दिया, उसको एक तरफ बांध दिया जाए, उसमें सर्जरी कर दिया, उसको हम क्या कहते हैं, वेसेक्टोमी कहते हैं। ये जो मेथड है ये मेनली बर्थ कंट्रोल, जो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़े तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए इसका यूज किया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। और इसमें ये यहाँ पे लिखा हुआ परमानेंट, यहाँ पे क्या करता है, कॉन्ट्रसेप्टिव है। और यहाँ पे आगे हमारा जो क्या है, इसमें जो मेन इस, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। क्या है डिसएडवांटेज? ये जो परमानेंट है इसको हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते, अगर रिवर्स करेंगे तो उसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ वेसेक्टोमी इज दैट इट इज नॉट इजिली रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल नहीं है, ये एक बार हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 का ई है। इसमें क्या करना है हमको, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ नॉर्मल एम्ब्रियो सैक। नॉर्मल एम्ब्रियो सैक का हमको एक डायग्राम बनाना है, 2 नंबर का है। इतना डायग्राम आपके लिए इनफ है, जिसमें आपको बनाना है, देखो इसमें आपका यहाँ पे हो गया कैलेजल इंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपकी एंटीपोडल सेल हो गई, ये जो आपकी यहाँ पे एंटीपोडल सेल हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है, सेंटर सेल आपकी है, और यहाँ पे एक सेल है, साथ में आपकी क्या है, यहाँ पे सिनर्जिड सेल है, ठीक है। और यहां से इस एरिया से ही आपका क्या निकलता है, इस एरिया से आपका क्या बनेगा, पॉलन ट्यूब बनती है। तो इतना डायग्राम आप बना देंगे तो ये आपके लिए इनफ है, क्योंकि ये कितना 2 नंबर का आता है, 2 नंबर के लिए ये इनफ है। क्लियर है बात? आप चाहो तो साथ में इसके साथ थोड़ा सा थ्योरी भी लिख सकते हो, जो इस डायग्राम में है उसी को आप वहां पे लिख सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 का ए नंबर है। जो क्वेश्चन नंबर 4 का ए नंबर है, ये आपका क्वेश्चन जो आता है वो 3 नंबर का आता है। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, इसमें हमारे 4 क्वेश्चन होते हैं, और चारों जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 नंबर के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो हमारे वो 4 वो 3 नंबर के होंगे, और इनमें टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, मतलब टोटल 12 क्वेश्चन। देखो अब इसमें ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज एपोमिक्सी। एपोमिक्सी क्या है, फिर आगे लिखा हुआ है व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, और इसके सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसका आंसर जो है वो ये है, एपोमिक्सी इज द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल प्रोडक्शन ऑफ सीड। असेक्सुअल तरीके से सीड का प्रोडक्शन हो विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अपोमिक्सी कहते हैं। और इसमें क्या है, द प्लांट दैट ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स आर आइडेंटिकली टू द मदर प्लांट। और इससे जो हम सीड बनाते हैं, क्योंकि जब हम सीड बनाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो सीड बनता है वो आइडेंटिकली मदर प्लांट के जैसा नहीं होता, उसमें वेरिएशन आ जाता है, उसमें चेंजेस आता है, जेनेटिक चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन जब वो असेक्सुअल तरीके से बनेगा, मतलब अपोमेक्सी से बनेगा, तो यहां पे क्या होगा, जो हमारा सीड बनेगा वो आइडेंटिकली कैसा होगा, मदर प्लांट के जैसे ही होगा। आगे देखो इसके सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूं तो इसका जो सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस क्या, देखो इट इज अ, ये जो हमारा सिग्निफिकेंस इसके बाद, इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग सीड। ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है किसके लिए, सीड का प्रोडक्शन करने के लिए। दूसरा हमारा क्या है, इट हैज ग्रेट यूज फॉर प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के लिए हम इसमें ज्यादा यूज करते हैं। व्हेन स्पेसिफिक ट्रेड ऑफ प्लांट हैव टू प्रिजर्व, इसमें क्या करते हैं हम, किसी स्पेसिफिक प्लांट के अगर जो ट्रेड है उसको अगर हमें क्या करना है, प्रिजर्व करना है, उसके लिए हम मेनली इसका यूज करते हैं। ये आपके इसके लिए आपका ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो इनफ है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, वो है डिफरेंस बिटवीन इनबोर्न एंड स्पेसिफिक इम्यूनिटी। यहां पे स्पेसिफिक इम्यूनिटी की बात कर रहा है और इनबोर्न इम्यूनिटी की बात कर रहा है। जो इनबोर्न इम्यूनिटी है इसको हम इननेट इम्यूनिटी कहते हैं, और स्पेसिफिक इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो आपको ये बात याद रखना है, भूलना नहीं है, ये बात याद रहेगी तभी आप वहां पे अगर क्वेश्चन दूसरा आ गया, अच्छा इसको हम
एडॉप्टेटिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडॉप्टेटिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसको हम क्या बोलेंगे? इनबोर्न इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, या इसी को हम क्या कहते हैं? इननेट इम्यूनिटी कहते हैं। तो अलग अलग इन्हीं के नाम है, सेम है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। क्लियर है बात? अब देखो आगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो इननेट इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है? इननेट इम्यूनिटी इज समथिंग ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बॉडी। जो इननेट इम्यूनिटी है वो पहले से हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। अगर मैं यहां पे बात करूं स्पेसिफिक इम्यूनिटी, तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो होती है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्रिएट इन रिस्पॉन्स टू एक्सपोजर टू द फॉरेन सब्सटेंस। अगर हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पैथोजन या सब्सटेंस आता है तो उसके द्वारा हमारे बॉडी में स्पेसिफिक इम्यूनिटी उस समय क्रिएट होती है। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो हमारी इननेट इम्यूनिटी होती है, जब मैं बात करूं इनबोर्न इम्यूनिटी जो है वो क्या है? हमारी नॉन स्पेसिफिक है, बट ये हमारी क्या है? स्पेसिफिक है। जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है वो क्या है? स्पेसिफिक है। नेक्स्ट जो हमारा है फाइट अगेंस्ट, ये फाइट करती है अगेंस्ट फॉरेनर जो हमारे इन्वोडर आते हैं, या फॉरेनर जो हमारे हम बात करें पैथोजन आते हैं, उनसे ये फाइट करते हैं। ये भी हमारा फाइट उसी तरह करता है, लेकिन ये क्या है? ये पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक पैथोजन के लिए फाइट करता है। तो यहाँ पे लिखा फाइट ओनली स्पेसिफिक इन्फेक्शन, ये स्पेसिफिक इन्फेक्शन के लिए फाइट करेगा। दूसरा क्या देखो, ये जो हमारा है जो वर्क करती है, रैपिड वर्क करती है, तुरंत वर्क करती है। और अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक इम्यूनिटी, तो ये क्या है? स्लोअर है, ये धीरे धीरे वर्क करती है। मतलब इसको टाइम लग जाता है 1 to 2 वीक का टाइम लग जाता है पहले इसको इम्यूनिटी बनाने में। क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कि ये जब कोई फॉरेन सब्सटेंस या फॉरेन पैथोजन हमारे बॉडी में आता है तब उसके बाद ये इम्यूनिटी क्रिएट होती है, और ये इम्यूनिटी हमारे बॉडी में पहले से होती है। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिमिटेड एंड लोअर पोटेंसी। ये लिमिटेड होती है और लोअर पोटेंसी होती है। इसकी क्या होती है? हमारी हाई पोटेंसी होती है। आगे अगर इसमें बात करूं, वंस एक्टिवेटेड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन द इम्यूनिटी रिमेन थ्रू आउट द लाइफ। अगर एक बार ये किसी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एक्टिव हो गई तो ये लाइफ टाइम तक एक्टिव रहेगी। जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक ये इम्यूनिटी हमारे बॉडी में एक्टिव रहेगी। और आगे अगर मैं बात करूं उसमें क्या होगा, द स्पान ऑफ डेवलप्ड इम्यूनिटी कैन बी लाइफ लॉन्ग और शॉर्ट। इसमें क्या होता है, ये इम्यूनिटी हमारी लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है या शॉर्ट भी हो सकती है, कुछ टाइम के लिए भी हो सकती है या ज्यादा टाइम के लिए भी हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारा है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है हमारा, innate type of immunity is generally inherited from parent and pass to offspring। इसलिए इसको हम इनबोर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जब हम लोग पैदा होते हैं तभी से हमारे बॉडी में पहले से ये प्रेजेंट होती है। बट अगर मैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी की बात करूं तो ये कैसे, एडेप्टिव इम्यूनिटी इज नॉट पास फ्रॉम द पेरेंट टू ऑस्प्रिंग। ये कभी भी पेरेंट से ऑस्प्रिंग में नहीं जाती, मतलब बच्चों में नहीं जाएगी। तो इसीलिए ये हमारी कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ये कभी भी पेरेंट से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे नहीं जाएगी। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा क्या है, प्रेजेंट एट बर्थ। ये बर्थ से प्रेजेंट होती है और ये डेवलप होती है लाइफ टाइम पे। जब हम लोग का बोर्न हो जाता है उसके बाद जैसे जैसे पैथोजन हमारे बॉडी में अटैक करते हैं धीरे धीरे ये हमारी स्पेसिफिक इम्यूनिटी बनती चली जाती है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है हमारा, जो हमारी इननेट इम्यूनिटी है इसमें कोई भी मेमोरी नहीं होती, बट जो हमारी क्या है, जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है इसमें मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। मतलब एक बार कोई पैथोजन अगर हमारे बॉडी में आया, उसकी इम्यूनिटी बनी तो उसकी मेमोरी लॉन्ग टाइम तक हमारे पास रहती है, मतलब उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास रहती है। नेक्स्ट जो अगर इसमें बात करूं, जो नेक्स्ट पॉइंट है, द इननेट इम्यून सिस्टम इज कंपोज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल वेरियर्स। इसमें क्या होता है, फिजिकल और केमिकल वेरियर्स होते हैं, जैसे फैगोसिटिक हमारी जो ल्यूकोसाइट्स है, या डेंट्रिक सेल्स होती हैं, या नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, या प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। ये सब क्या करते हैं, हमारे इननेट इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। और अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक इम्यूनिटी तो इसमें क्या होते हैं, हमारे टी सेल्स एंड बी सेल्स इसमें हमारी हेल्प करती हैं। ये हमारा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम इसको हम बोलते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया डिफरेंस बिटवीन इननेट इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। आप 7 to 8 पॉइंट लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 4 का सी, ये क्या है, व्हाट इज द फर्मेंटेड बेवरेजेस
डिस्क्राइब इट विथ एग्जाम्पल। अब इसमें क्या कह रहा है हमारा, फर्मेंटेड बेवरेजेस की बात कर रहा है और उसके एग्जाम्पल की बात कर रहा है, इसके हमें एग्जाम्पल बताने हैं। तो इसमें देखो ध्यान से, इन इंडस्ट्री में क्या होता है, माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग लाइक बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इंडस्ट्री लेवल में हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स का यूज करके सिंथेसाइज करते हैं बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक की। जो एंटीबायोटिक हम लोग खाते हैं, जितनी भी मेडिसिन वगैरह है, सब कहीं ना कहीं उसमें हम लोग फर्मेंटेशन का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे देखो, प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स। और जब हम इन सारी चीजों को इंडस्ट्रियल स्केल में लार्ज अमाउंट में हम क्या करते हैं, इनकी ग्रोइंग करते हैं, इनको हम लार्ज अमाउंट में इनको हम बनाते हैं, तो वहां पे हमको लार्ज अमाउंट में माइक्रोब्स की जरूरत पड़ती है और उन माइक्रोब्स को हम फर्मेंटर्स कहते हैं। आगे देखो, फर्मेंटेड बेवरेजेस आर बेवरेजेस विच आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। जो हम बात यहां पे कर रहे हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस, वो एक तरह के बेवरेजेस हैं जो कि हम जिनका हम प्रोडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब के हेल्प से जब हम किसी चीज को बनाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, या तो हम उनको बोलेंगे बेवरेजेस या उनको हम बोलेंगे एंटीबायोटिक। आगे देखो, ईस्ट स्पीसीज यूज इन द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ईस्ट की स्पीसीज है जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए, जिसका नाम है सेक्रोमाइसिटीज सेरिवेसी। क्या नाम है, सेक्रोमाइसिटीज सेरिवेसी, जिसको हम कॉमनली क्या करते हैं, बेवर्स ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमनली बेवर्स ईस्ट कहते हैं। अब इसमें माल्टेड सीरियल एंड फ्रूट जूस, malted cereal and fruit juice produce ethanol by the fermentation। ये क्या होता है, फर्मेंटेशन से एथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। और ये क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, और ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर फर्मेंटेशन, और किसके लिए, फर्मेंटेशन के लिए जो हम यूज कर रहे हैं। आगे अगर मैं बात करूं, जो इसमें हमारी प्रोसेस होती है, टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, और जो फर्मेंटेशन की प्रोसेसिंग है उसमें या तो हम विथ या विदाउट डिस्टिलेशन की अगर हम करते हैं, तो इसमें हमको डिफरेंट 2 टाइप की एल्कोहलिक ड्रिंक्स मिलती हैं। एक जो हमारी होती है वो हमारी क्या है, एक हमारी है वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, जो कि हम विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हमारा लो एल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन होता है। और दूसरा हमारा क्या होता है, विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस बाय द डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेशन। इसमें हमारा डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेशन, इसको हम क्या, इसमें क्या होता है हमारा, इसमें हमारा होता है हाई एल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन, इसमें ज्यादा एल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो मेनली अगर मैं इसका ओवरऑल बात करूं आपसे, तो ओवरऑल हमको क्या याद रखना है, हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोब्स का यूज करके हम क्या बनाते हैं, हम लोग एल्कोहलिक बेवरेजेस बनाते हैं। एल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में जिन माइक्रोब्स का हम यूज करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम फर्मेंटर्स कहते हैं। और जिस प्रोसेस से हम ये बेवरेजेस बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। इसमें जब हम लोग सीरियल्स या फ्रूट जूस का यूज करते हैं, तो उससे क्या बनता है, एथेनॉल बनता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। अब जो एल्कोहल बनता है वो रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है और प्रोसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रोसेस में, तो एक प्रोसेस हमारी क्या है, विदाउट डिस्टिलेशन है, और दूसरी प्रोसेस हमारी क्या है, विद डिस्टिलेशन है। तो विदाउट डिस्टिलेशन के एग्जांपल की अगर बात करूं, तो वहां पे हमारे क्या आ जाएंगे, वाइन एंड बियर आ जाएगा, जिसमें कि हमारा एल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होता है। और अगर मैं बात करूं विद डिस्टिलेशन की, तो उसमें क्या होगा, विस्की, ब्रांडी, रम आएंगे, और इसमें एल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। क्लियर है बात। तो ये पूरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैक्सीन। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वैक्सीन।
ध्यान से पढ़ना है बेटा, लास्ट टाइम है, पूरे साल की मेहनत आप लोग की बर्बाद हो जाएगी अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, क्योंकि साल भर आप चाहे जितने अच्छे से पढ़ाई कर लो, अगर लास्ट टाइम आप एग्जाम के टाइम नहीं पढ़ते हैं तो आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। तो बड़े ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके जो बोर्ड के एग्जामिनेशन से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप बड़े ध्यान से इनको पढ़िए, स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखो इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द वैक्सीन, वैक्सीन क्या है, नेम एनी टू वैक्सीन एंड ऑल्सो मेंशन दियर एडवांटेज। हमें क्या करना है, दो वैक्सीन के नाम बताने हैं और इनके एडवांटेज भी हमको यहाँ पे मेंशन करने हैं। ध्यान से पढ़ना है, जितना चीज क्वेश्चन में पूछ रहा है वो सारी चीजें हमें लिखनी है, वरना स्टेप मार्किंग होगी और आपके नंबर कट जाएंगे। तो देखो ध्यान से, इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम वैक्सीन लिखेंगे, क्या है, A vaccine is defined as any substance which is used to stimulate the production of antibodies, in turn providing immunity against one or more few disease। क्लियर है बात, और अब few disease, तो यहां पे क्या है, जो वैक्सीन है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी को बनाने के लिए, और वो एंटीबॉडी जो बनती है वो क्या करती हैं, वो किसी भी पैथोजन के लिए, अब वो पैथोजन स्पेसिफिक है या कुछ डिसीज के लिए हमें उससे प्रोटेक्ट करती है, जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं। क्लियर है बात। नेक्स्ट आगे देखो, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द वैक्सीन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन हम उसको कहते हैं जब हम वैक्सीन को सब जितने, ये मान लेते हम लोग कि प्रयागराज है, या हम बात करें कि इंडिया में हमने क्या, जैसे कोरोना की वैक्सीन हमने सबको लगाई तो उसको हमने क्या बोला, वैक्सीनेशन बोला। क्लियर है बात, ये हो गया हमारा वैक्सीनेशन। और आगे इसी को हम इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन ऑफ मेनी डिसीज। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारी डिसीज से हमें प्रिवेंट करता है। जैसे हमने कोरोना की वैक्सीन ले ली तो अब हमें जब कोरोना जो हमारा पैथोजन है जब हमारे पास आएगा तो हमारी जो वैक्सीन है जो हमने ली है वो क्या करेगा, हमको उस कोरोना पैथोजन से हमें क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमको मैनी डिसीज से क्या करता है, प्रोटेक्ट करेगा, पर्टिकुलरली इन्फेक्शियस डिसीज सच एज स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स। जो यहां पे मेनली अगर मैं बात करूं, स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स। द टर्म वैक्सीन, अगर टर्म वैक्सीन की बात करूं तो ये एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका नाम है वोक्का, जो कि जिसका मीन है फ्रॉम काउ। क्या नाम है उसका, फ्रॉम काउ। और इसमें किया किसने है, इस वर्ड को कॉइन किया है एडवर्ड जेनर ने। किसने किया है, एडवर्ड जेनर ने कॉइन द टर्म फॉर द टेक्निक वेयर इन इंजेक्ट इंडिविजुअल with the mild form of cowpox, thereby rendering the immune to small pox। इन्होंने क्या किया था, जो काउ पॉक्स था वहां से उन्होंने क्या निकाला, वहां से उन्होंने कुछ उसके पैथोजन निकाले, या वहां से उन्होंने क्या कराई, वैक्सीन बनाई, और उसको उन्होंने किस चीज के लिए यूज किया, उन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए उसका यूज किया। क्लियर है बात, तो ये पूरा हमारा वैक्सीन के लिए हो गया। अब यहां पे आपको क्या लिखना है, टाइप ऑफ वैक्सीन। देखो यहां पे कहीं पे भी आपसे वैक्सीन के नाम पूछा है, नेम एनी टू वैक्सीन, दो वैक्सीन के यहाँ पे नाम पूछा है। अभी तक हमने यहाँ पे सिर्फ वैक्सीन के बारे में लिखा। अगर आप लोग चाहो तो सिर्फ यहां से यहां तक वैक्सीन के बारे में लिखो, और साथ में फिर आप यहाँ पे ये बता दो कि वैक्सीन जो वर्ड है यहां से ये द टर्म वैक्सीन यहां से यहां तक लिख लो। बीच का अगर आपको नहीं लिखना कोई बात नहीं, इसमें मैंने आपको ऐसे पूरा किया है कि जिससे कि अगर ये आपका लॉन्ग आंसर में भी आ जाए तो आप उसको अच्छे से लिख सको। क्लियर है बात। आगे देखो, अब टाइप ऑफ वैक्सीन की अगर बात करूं तो यहाँ पे हमारी टाइप ऑफ वैक्सीन जो है वो एक हमारा किल्ड पैथोजन वैक्सीन होती है, दूसरी जो हमारा क्या है, कंजुगेटेड वैक्सीन होती है, और तीसरी हमारी क्या है, आरडीएनए वैक्सीन होती है। क्या होती है, आरडीएनए वैक्सीन होती है। आरडीएनए वैक्सीन मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। क्लियर है बात, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे इसमें एग्जांपल में आरडीएनए वैक्सीन में हमारा क्या है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है। किसकी वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी की। अगर कहीं पे ये पूछ ले आरडीएनए वैक्सीन के का एग्जांपल है, ये आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो आप वहां पे क्या लगाएंगे, हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आगे क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए है, जो कि क्या कह रहा है, विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। हमें क्या बताना है, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ बतानी है। आपने दो तरीके के पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़े हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल पढ़ा है, दूसरा आपने क्या पढ़ा है, लॉजिस्टिक पढ़ा है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे आपको बताना है लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या बताना है आपको, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ। तो आगे देखो इसमें क्या लिख रहा है, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। इसमें हमें क्या करना है, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ में जो रिसोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, एक टाइम के बाद लिमिटेड हो जाते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है द रिसोर्सेस बिकम लिमिटेड एट द सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। एक टाइम के लिए, एक टाइम के बाद ये क्या हो जाते हैं, ये हमारे जो रिसोर्स है वो क्या हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है सो नो पॉपुलेशन कैन ग्रो एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब यहां पे साफ है एक्सपोनेंशियल वर्ड आया, और हमने दूसरा जो पढ़ा वहां पे क्या पढ़ा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पढ़ी है। मतलब वहां पे हमारा क्या होगा, जो रिसोर्सेज होंगे वो अनलिमिटेड होंगे। वहां पे रिसोर्सेज क्या होंगे, अनलिमिटेड। और रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे क्या है, फूड एंड शेल्टर। क्लियर है बात, फूड एंड शेल्टर। तो अगर मैं लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करूं तो यहां पे आपको जो आपके रिसोर्सेज होंगे वो लिमिटेड होंगे, ठीक है, एक पॉइंट के बाद ये लिमिटेड हो जाएंगे। आगे इसमें हम बात करें, ये हमारी जो पॉपुलेशन है ये मॉडल है रियलिस्टिक पॉपुलेशन का मेथड है। मतलब रियलिटी में हमारी जो पॉपुलेशन होती है वो कुछ इसी टाइप की होती है। आगे देखो ये लिखा हुआ है, जो नेक्स्ट है हमारा, एवरी इकोसिस्टम और एनवायरमेंट हैज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ पर्टिकुलर मैक्सिमम नंबर ऑफ द इंडिविजुअल कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। और कोई भी इकोसिस्टम है उस या एनवायरमेंट है, वहां पे क्या होगा, रिसोर्स होंगे जो कि पर्टिकुलर एक मैक्सिमम नंबर के लिए, एक मैक्सिमम नंबर को क्या करेंगे, वो मैक्सिमम नंबर को वो केयर करेंगे उसकी। मतलब एक नंबर के बाद वो जो वहां हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसी उस नंबर को, जो कि पर्टिकुलर किसी एरिया का कोई एक नंबर है, उसी को हम क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। और उसको हम क्या, के से डिनोट करते हैं। अब आगे देखो, ये जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ, इसको हम एक इक्वेशन से यहां पे लिख सकते हैं, जो कि हमारी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारी dn/dt। अगर dn/dt हम लोग फाइंड आउट करें तो हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, rn आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा k - n अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा k। यहां पे n जो हमारा क्या है, वो जो इनिशियल हमारी पॉपुलेशन थी, इनिशियल पॉपुलेशन डिस्टेंस है, और पॉपुलेशन इनिशियल पॉपुलेशन हमारी क्या है, डेंसिटी है। आर जो हमारा क्या है, नेचुरल इंक्रीज है, आर हमारा क्या है, नेचुरल इंक्रीज। और के जो हमारा है, के हमारा क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है। तो ये हमारा हो गया इसका, ये हमारी हो गई क्या, इक्वेशन हो गई। और नीचे यहां पे लिखा हुआ nRK। क्लियर है। अब इसके हम कर्व की बात करते हैं। कर्व देखो हमारा क्या, यहां पे जो मैंने कर्व बनाया है, कर्व एक्चुअली मैंने यहां पे आप लोगों के लिए दोनों बना दिए। एक आपका क्या, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, और दूसरा हमारा लॉजिस्टिक। तो अगर आपसे लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए पूछता है तो आप सीधा सा ये वाला कर्व बना देंगे। ये जो कर्व हमारा बना हुआ है, ये कर्व बना देंगे। और जब जहां से कर्व क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कैरिंग कैपेसिटी बोलेंगे। उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कैरिंग कैपेसिटी बोलेंगे। और लॉजिस्टिक ग्रोथ का ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने नंबर लिया है इसलिए फॉर्मूला ऐसे है। क्लियर है बात। आप अगर डायरेक्टली फॉर्मूला सिर्फ यही लिख देंगे, dn/dt इक्वल में आप rn लेंगे, और साथ में क्या लेंगे आप, साथ में यहाँ पे आप लेंगे k - n अपॉन में k लेंगे। यही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है बात। और अगर आपसे यहीं पे क्या पूछ ले, एक्सपोनेंशियल, लॉजिस्टिक की जगह पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पूछ ले, तो आपको इसमें याद रखना है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, dn अपॉन में क्या होता है, dt इक्वल हमारा होता है rn। n हमारा क्या है, इसेंशियल पॉपुलेशन डेंसिटी है, और r हमारा क्या है, नेचुरल इंक्रीज। नेचुरल इंक्रीज हमारा क्या होता है, वहां पे जो कितने बेबी बोर्न हुए और कितने लोग मर गए, उनके बीच का जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल इंक्रीज, या उसी को हम क्या कहते हैं, आर। क्लियर है बात। और उसका जो ग्रोथ उसका जो हमारा कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा कर्व बनेगा। तो आपको ऐसा कर्व बना देना है, और साथ में लिख देना है यहां पे जो आपके रिसोर्सेस है वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो यहां से आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये ग्रोथ आपको याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना। एक्सपोनेंशियल मतलब अनलिमिटेड, लॉजिस्टिक मतलब लिमिटेड। क्लियर है बात। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
डिफाइन फॉलोइंग टर्म एंड गिव वन एग्जाम्पल इज। जहां पे जो हमारे फॉलोइंग टर्म है उनको डिफाइन करना है और उनके साथ में हमें एग्जाम्पल भी देने हैं। तो यहां पे हमारा ये टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो ये हाफ वन राइट हाफ का होगा, मतलब 1.2 का, और ये भी 1.5 और 1.5, मतलब 1.5 नंबर के दोनों क्वेश्चन होंगे। तो यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे हमें क्या ध्यान देना है, क्वेश्चन जो हमारा है डिफाइन फॉलोइंग टर्म एंड गिव वन एग्जांपल इज। यहां पे हमें क्या करना है, इनमें से 2 टर्म है, इन दोनों को हमको क्या करना है, इनको डिफाइन करना है, इनको हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, और साथ में इनके एग्जाम्पल भी लिखने हैं। तो पहला जो हमारा क्या है, हिबरनेशन। हिबरनेशन देखो क्या है, हिबरनेशन एक तरह क्या है, हिबरनेशन इज अ डीप स्लीप that help them to save energy and survive the winter without eating much। मतलब क्या कह रहा है, जो हिबरनेशन है वो क्या है, एक डीप स्लीप है। उस टाइम पे कुछ ऑर्गेनिज्म है जो डीप स्लीप में चले जाते हैं। उस टाइम ना तो वो कुछ खाते हैं ना तो वो कुछ पीते हैं, वो उस टाइम पे क्या करते हैं, उनके बॉडी में जो फूड मटेरियल स्टोर है उसी का यूज करके वो जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं। क्लियर है बात। आगे इसमें क्या हुआ है, ड्यूरिंग हिबरनेशन द एनिमल बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप। वो लोग क्या करते हैं, हिबरनेशन के टाइम पे बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। हार्ट बीट भी उनकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ब्रीथिंग भी उनकी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, जिससे कि वो क्या करते हैं, वो अपनी एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा बचा पाते हैं। तो यहां पे क्या लिखा है, सीधे सीधे ज्यादा एनर्जी बचाएंगे, मतलब वो कम एनर्जी यूज करेंगे। और इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आप सिर्फ क्या लिखेंगे, फ्रॉग लिख देंगे। आपको क्या लिखना है, सिर्फ फ्रॉग। और दूसरा आपको एग्जांपल क्या लिख देना है, द फीमेल पोलर बियर, द फीमेल पोलर बियर। 2 आपके यहाँ पे एग्जांपल है, आपको एक लिखना है, एक लिखना। ये आपको पूरा नहीं लिखना। अगर आपको ये लॉन्ग आंसर में अगर गलती से आ जाए, ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, तब आपको ये सारी चीजें लिखनी है। अन्यथा आपको सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है, सिर्फ आपको फ्रॉग लिख देना है। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो आगे, आगे हमारा क्या है, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज क्या है, देखो इसमें, इट इज अ नेचुरल फिनोमिना यूज बाय प्लांट एंड एनिमल्स टू ब्लेंड इनटू देयर एनवायरनमेंट। ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि प्लांट और एनिमल यूज करते हैं अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ जोड़ने के लिए। मतलब एनवायरनमेंट में अगर रेड कलर ज्यादा है तो वो रेड कलर के हो जाएंगे, एनवायरनमेंट में अगर ब्राउन कलर का ज्यादा है तो वो ब्राउन कलर के हो जाएंगे। जिससे कि उन्हें फायदा क्या होता है, प्रेडेटर्स एंड प्रे अलाइक यूज कैमोफ्लेज टू अवॉइड। यहां पे क्या करते हैं, किसी चीज को हम क्या करते हैं, डिडक्ट कर लेते हैं। तो डिडक्शन के लिए वो क्या करते हैं, अपने अवॉइड करने के लिए वो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने बॉडी के कलर को चेंज कर लेते हैं। आगे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग दिस फिनोमिना प्रे में चेंज दियर स्किन कलर और डिस्गाइज देमसेल्फ एज पर दियर सराउंडिंग कलर। तो यहां पे क्या करेगा, यहां पे जो प्रे है वो क्या करेगा, अपने कलर को चेंज कर लेगा वहां के एनवायरनमेंट के हिसाब से, जिससे कि वो प्रेडेटर से बच सके। वरना अगर वो कलर उसका चेंज नहीं होगा तो उसको प्रेडेटर आराम से पहचान लेगा और उसको वहां से क्या कर लेगा, उसका शिकार कर लेगा। आगे देखो, इसमें अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल जो है वो आउल है, फ्रॉग है और क्या है, स्पाइडर है। आउल, फ्रॉग, स्पाइडर, आउल, फ्रॉग, स्पाइडर। क्लियर है बात। तो इतना आपको इसमें लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन यहां से कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। यहां पे हमें क्या बताना है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन हमें बतानी है। क्या बताना है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चैन रिएक्शन हमारी क्या है, देखो पॉलीमरेज चैन रिएक्शन को हम पीसीआर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीसीआर। देखो यहां ध्यान से, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन पीसीआर इज अ कॉमन लेबोरेटरी टेक्निक यूज टू मेक मेनी कॉपीज, मिलियन या बिलियन ऑफ द पर्टिकुलर रीजन ऑफ डीएनए। दिस डीएनए रीजन कैन बी एनीथिंग द एक्सपेरिमेंटर इज इंटरेस्टेड इन। मतलब यहां पे क्या कह रहा है, अगर मैं कोई भी एक जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म बनाना चाहता हूं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए में चेंजेस करने पड़ेंगे और
उस डीएनए, उसके डीएनए में हमें चेंजेस क्या करने हैं ये हमें पता होगा। उसके लिए हम कहीं ना कहीं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से उस डीएनए के फ्रेगमेंट को निकालेंगे। तो वो जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है उसको मैं क्या बोलूंगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलूंगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट। और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी मैं मिलियन और बिलियन में कॉपी बनाऊंगा। उस कॉपी को बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पीसीआर कहते हैं। उस कॉपी को बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पीसीआर कहते हैं। जो कि हम पर्टिकुलर एक डीएनए के रीजन को क्या करते हैं, बनाते हैं, उसकी कॉपी कई सारी बनाते हैं। आगे देखो, पीसीआर इज यूज इन मेनी एरियाज, बायोलॉजी एंड मेडिसिन। पीसीआर जो है उसको बायोलॉजी एंड मेडिसिन में हम यूज करते हैं, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी इसका यूज करते हैं, रिसर्चर इसका यूज करते हैं, ठीक है, मेडिकल डायग्नोसिस में इसका यूज करते हैं, और कुछ ब्रांच है जो कि इकोलॉजी की, वहां पे भी हम पीसीआर का यूज करते हैं। अब पीसीआर का स्ट्रक्चर देखो, ये है हमारा, देखो यहां पे हम ये कहते हैं ये हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है, ठीक है। ये जो पीसीआर की प्रोसेस है ये हमारी लैब में होती है, इसको हम बाहर नहीं करते, इसको हम पर्टिकुलर लैब में करते हैं या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं करते, तो इसको हम लैब में करते हैं। टोटली ये मैनमेड है। देखो यहां पे क्या है, ये जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है, डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट, इस डीएनए फ्रेगमेंट की हमें कॉपी बनानी है। तो जब इसको लैब में हम डालते हैं तो जब वहां पे हमारा क्या होता है, समथिंग हमारा 98 डिग्री का वहां पे टेम्परेचर होगा, जिससे कि हमारा ये जो डीएनए क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। और डीएनए जब ये डीनेचर हो जाएगा, डीनेचर होने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पे जब पहुंचेंगे, जिस स्टेप को हम क्या कहते हैं, एलिनिंग कहते हैं। यहां पे हमारा जो टेम्परेचर होगा 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा, 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस। अलग अलग बुक में अलग अलग, यहाँ पे आपके कई बुकों में क्या दिया है, 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस चीज के लिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। डायरेक्टली आपसे इसका टेम्परेचर नहीं पूछेगा, तो आपको यहाँ पे क्या 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम एनेलिंग कहते हैं। और एनेलिंग में के बाद हम यहाँ पे देखो, एनेलिंग में हम करते क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो प्राइमर का यूज करेंगे, दो प्राइमर का यूज करेंगे, जो कि हम एक प्राइमर को हम अगर देखो, अगर ये हमारा 5' टू 3' है और ये 3' टू 5' है, तो एक प्राइमर अगर हम कहां पे लगा रहे हैं, 3' पे लगा रहे हैं, तो दूसरा हम कहां पे लगाएंगे, एक हमने 3' पे लगाया, दूसरा भी हम 3' पे ही लगाएंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि 3' 5' पे ही हम लगा दें। तो मतलब जो भी प्राइमर अगर हम 5' पे लगा रहे हैं तो हम 5' पे ही प्राइमर लगाएंगे। तो ये हमारी एनेलिंग प्रोसेस हो गई। नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसमें हमारा क्या होता है, उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन में हम एक एंजाइम का यूज करेंगे जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज एंजाइम। क्या नाम है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम। टैग पॉलीमरेज एंजाइम जब हम यूज करेंगे तो उस एरिया पे और लैब में जहां पे हमारे अदर न्यूक्लियोटाइड है वो उन सबको रीड करके यहां पे ज्वाइन करके दो डॉटर डीएनए बना देगा। क्या बना देगा, दो डॉटर डीएनए, या मैं कहूं दो डॉटर डीएनए फ्रेगमेंट बना देगा। और ये प्रोसेस फिर और इसी तरह बार बार हम लोग करते रहेंगे। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस हो गई पीसीआर की। इसमें 3 स्टेप है, एक हमारा क्या है, डीनेचुरेशन है, दूसरा क्या है हमारा एलिनिंग है, तीसरा हमारा क्या है, एक्सटेंशन है। एलिनिंग में हमारा क्या होता है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है, और इसका जो टेम्परेचर होता है समथिंग होता है 72 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखो, आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताएंगे टैग पॉलीमरेज, यहाँ पे जो टैग लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लियर है, आगे देखो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 का डी नंबर है, और इसमें क्या दिया हुआ है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्या कह रहा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमको ड्रॉ करना है, और साथ में यह भी लिखना है कि इसको प्रपोज किसने किया। तो किसने प्रपोज किया, वॉटसन एंड क्रिक ने। किसने प्रपोज किया, वॉटसन एंड क्रिक। किसने प्रपोज किया, वॉटसन एंड क्रिक ने। टाइम क्या है, टाइम क्या है इसका टाइम है 1953। 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने क्या दिया, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया, तो आप क्या बताओगे, वॉटसन एंड क्रिक ने। टाइम उसका क्या है, 1953 है। अगर आपसे कोई पूछे डीएनए, जो डीएनए है उसकी डिस्कवरी किसने करी, तो आप क्या बताओगे, मिसर बताओगे। क्या बताओगे, मिसर।
और अगर आपसे कोई ये पूछे कि डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया, तो आपने बताया वाटसन एंड क्रिक ने। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो हमारा ए है वो टी से जुड़ता है और जी हमारा किससे जुड़ता है, सी से जुड़ता है, तो इस रेशियो को या इस फिनोमेना को किसने दिया, तो हम बोलेंगे चारगाफ। और अगर आपसे कोई पूछे डीएनए जो हमारा है वो जेनेटिक मटेरियल है, इस पे एक्सपेरिमेंट किसने किया, किसने बताया कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, तो आप क्या बताओगे, एबेरी, मैकडी, मैकेलॉयड ने बताया। और अगर आपसे पूछे अनइक्विवोकल मतलब फाइनल प्रूफ किसने दिया कि डीएनए हमारा क्या है, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, तो हम बताएंगे हर्शे एंड चेज। क्लियर है बात। तो ये क्वेश्चन आपको याद रख सकते हैं, यहां से भी आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। क्लियर है बात। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं, लैक ओपेरॉन क्या है, लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन किसने दिया, ये आप कमेंट करेंगे। और लैक ओपेरॉन टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है बात। अगर आप लोगों को लैक ओपेरॉन समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके जरूर मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि इसका भी वीडियो बना के जल्द से जल्द अपने इसी यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। तो अब देखो ध्यान से, यहां पे जो हम बात कर रहे हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो कि डीएनए का मॉडल है। इसको किसने दिया, वाटसन एंड क्रिक ने दिया। और इन्होंने क्या बताया, देखो इन्होंने बताया जो डीएनए हमारा वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना है। तो डीएनए में हमारी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है जो कि एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई होती है। क्लियर है बात। तो यहां पे एक हमारी ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और एक हमारी ये है। मैं यहां पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अगर बनाऊं तो मेरी कुछ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऐसे बनेगी। क्लियर है। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से जुड़ी होगी, जिसमें कि हमारा ए किसके साथ जुड़ा होगा, टी के साथ, जी किसके साथ जुड़ा होगा, सी के साथ। तो ये पूरा ऐसे जुड़ा होगा। क्लियर है बात। यहां पे ये मेनली यहां पे यही बना हुआ है, देखो यहां। और आपको याद रखना इसमें जो सुगर फॉस्फेट हमारा होता है, सुगर फॉस्फेट वो बैकबोन का काम करता है। सुगर फॉस्फेट क्या करता है, बैकबोन का काम करता है। और इसमें जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस वो अंदर की तरफ होते हैं और दूसरे न्यूक्लियोटाइड चेन से जुड़े हुए होते हैं। जैसे हमारी एक न्यूक्लियोटाइड चेन ये है, दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन हमारी ये है। तो ये अंदर साइड है इसके और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर है बात। और इसमें हमें याद रखना है जो हमारी न्यूक्लियोटाइड चेन्स होती है वो हमेशा एंटी पैरेलल होती है। मतलब अगर एक मेरा 5' to 3' है तो दूसरा मेरा क्या होगा, 3' to 5' होगा। मतलब ये एंटी पैरेलल होती है। और डीएनए का ये मैंने एकदम सीधा स्ट्रक्चर बनाया और ये हमारा क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसमें देखो ध्यान से, इसमें बैकबोन का काम कौन कर रहा है, सुगर एंड फॉस्फेट। अब आगे देखो सुगर इसमें कौन सी है, आप लोग बताओ सुगर इसमें कौन सी होती है, डीऑक्सी, कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोस सुगर होती है, डीऑक्सीराइबोस सुगर इसमें प्रेजेंट होती है। देखो अगर मैं बात करूं इन दोनों स्ट्रैंड के बीच के डिस्टेंस की, तो ये हमारा कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है और 2 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, 2 नैनोमीटर होता है। इस डीएनए में अगर मैं बात करूं एक पिच की, किसकी बात करूं, एक पिच की, तो एक पिच में टोटल 10 बेस पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। ये हमारा एक बेस पेयर है, तो एक पिच में कितने होंगे, टोटल 10 बेस पेयर होंगे। और एक जो पिच है हमारी उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 3.4 नैनोमीटर। कितना होगी, 3.4 नैनोमीटर। और अगर हम बात करें जो बेस पेयर है उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो वो क्या होगी 0.34 नैनोमीटर। क्लियर है बात। इसमें हमारा एक माइनर ग्रुप होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, मेजर ग्रुप। इतनी चीजें हमें याद रखना है। ये हमारा क्या है, वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए है। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आप लोग चाहें तो ये पूरा वीडियो मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो कि पर्टिकुलर किसके ऊपर है, वाटसन एंड क्रिक के मॉडल के ऊपर है, वाटसन एंड क्रिक के मॉडल के ऊपर है, जो कि पूरा मैंने लॉन्ग आंसर में कराया। तो आप लोग चाहें तो उस वीडियो को भी आप वहां से जाके देख सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये हमारा 5 का डी था, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 का ए है।
क्वेश्चन नंबर 6 का ए नंबर। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग मुझको 1 मिनट का टाइम देंगे, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, उसके बाद हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोग भी पानी पीते रहिए और बड़े ही आराम से मन से पढ़िए। ये वीडियो आप समथिंग मुझे लग रहा है कि 1 घंटे तक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद और इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने आधे से ज्यादा अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया। इसके आगे अब हमारा क्या है, 6 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें हमको टोटल 4 क्वेश्चन पढ़ने हैं। देन उसके बाद हमारा क्या है, 7 में एक क्वेश्चन हमें करना होता है। 8th नंबर का क्वेश्चन जो होता है उसमें हमको एक क्वेश्चन करना है, और जो 9 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें हमको एक क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहां तक अभी तक हम लोगों ने अच्छे से साफ सुथरे तरीके से हमने पूरे पेपर को सॉल्व किया। बड़े ध्यान से आप लोग पढ़िए, पानी वगैरह पीते रहिए, जिससे कि आप लोगों के अंदर एनर्जी आती रहे। देखो आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए नंबर जो हमारा है उसको देखते हैं। इसमें क्या है हमारा, अ नॉर्मल वुमेन, एक नॉर्मल वुमेन है हैविंग बोथ नॉर्मल एलील्स। एक नॉर्मल वुमेन है, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट के बेस पे इसको पढ़ना है। एक नॉर्मल वुमेन है जिसके पास उसके पास दोनों नॉर्मल एलील है, ठीक है। अब उसकी क्या होती है, मैरिज होती है। मैरिज अ मैन, यहां पे ये गलत है। मैरिज अ मैन वो यहां पे सीधा देखो, मैरिज अ मैन फ्रॉम हीमोफीलिया एक्सप्लेन, जो कि एक मैन है वो क्या है, हीमोफीलिया से इन्फेक्टेड है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पे क्या है, एक वुमेन है जो कि एकदम नॉर्मल लेडी है, उसमें हीमोफीलिया के कोई भी कैरेक्टर नहीं है। लेकिन जो मैन है उसमें क्या है, हीमोफीलिया के कैरेक्टर है। इसके है हीमोफीलिया के कैरेक्टर है। मतलब अगर मैं वुमेन की बात करूं तो वो हमारा एक्स एक्स उसका ठीक है, लेकिन जो मेल है उसमें एक्स वाई होता है। इसका जो एक्स क्रोमोसोम है वो क्या है, इन्फेक्टेड है, ठीक। उसको क्या करना है, एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ दिस डिसीज विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम। हमें यहां पे एक्सप्लेन करना है विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आप चाहो तो ये लिख सकते हो, नहीं लिखना तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, डायरेक्टली आप लोग यहां पे डायग्राम बना दो, क्योंकि इसमें डायरेक्टली क्या कह रहा है, आपको जो इनहेरिटेंस होगा, कैरेक्टर जो आगे जाएगा, जो डिसीज आगे जाएगा, उसको हमको डायग्राम की हेल्प से बताना। यहां पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं, इसके बाद फिर मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा देता हूं। हीमोफीलिया इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड है। ये हमारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड है, ये कभी भी वाई लिंक्ड नहीं होती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन मेल, ठीक है, मेन इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन एलील ऑफ दिस जीन, बिकॉज वाई क्रोमोसोम इज नॉट होमोलोगस टू एक्स क्रोमोसोम। आगे लिखा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल डोमिनेंट एलील वुमेन आर नॉर्मली कैरियर। जो वुमेन होती है उसके अंदर क्या होती है, डोमिनेंट एलील होती है, जिसकी वजह से वुमेन क्या होती है, हमारी कैरियर होती है, कैरियर ऑफ दिस डिसीज। तो हीमोफीलिया की कैरियर की अगर बात करें तो कौन होती है, वुमेन होती है। इन अ फीमेल सिम्टम्स ऑफ द डिसीज कैन अपीयर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ अफेक्टेड एलील। और ये जो हीमोफीलिया के कैरेक्टर है वो किसी भी लेडी में, किसी भी वीमेन में तब आपके एक्सप्रेस करेंगे जब वहां पे हमारे दोनों, जहां पे मैंने क्या बताया, सिर्फ एक्स, क्योंकि हमारा जो हीमोफीलिया है हमेशा वो इन्फेक्टेड होगा एक्स वाला, और वुमेन में क्या होता है, एक्स वाला इन्फेक्टेड हो गया, बट जो दूसरा एक्स है वो क्या है, डोमिनेंट है, इसलिए इसमें इफेक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन अगर दोनों हमारे क्या हो गए, इन्फेक्टेड हो गए, तब इनमें जो इसके कैरेक्टर है वो दिखाई देंगे। आगे लिखा है, इफ द लेडी इज होमोजाइगस फॉर इफेक्टेड एलील, और अगर लेडी होमोजाइगस है किसके लिए, इफेक्टेड एलील के लिए, तो उसमें क्या होंगे, जो इसके कैरेक्टर है हीमोफीलिया के जो कैरेक्टर है वो क्या होंगे, एक्सप्रेस होंगे। आगे, all the son will be normal but all the daughter will be carrier of the disease। यहां पे क्या होगा, जितने भी सन होंगे वो सब क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, एंड जो इनकी डॉटर होगी वो क्या होंगी, कैरियर होगी। देखो आगे इसका डायग्राम जो है,
चलो डायग्राम मैं यहां पे बना देता हूं। देखो डायग्राम, हमारे पास एक्स एक्स है, ये क्या हमारी नॉर्मल वुमेन है, और ये क्या है एक्स वाई, जो कि एक्स हमारा क्या है इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो ये क्या है इन्फेक्टेड मेल। इन्फेक्टेड, अब अगर मैं इनके गैमीट बनाऊं तो गैमीट मेरा कुछ ऐसे बनेंगे, ठीक है। देखो ये मेरा एक गैमीट हो गया, दूसरा गैमीट ये है, इसके गैमीट कैसे बनेंगे ऐसे, ठीक। अब देखो तो यहां पे क्या बनेगा, मेरा कैरेक्टर आ गया यहां पे, ठीक। उसके बाद यहां पे भी कैरेक्टर आया, एक्स वाई जो कि मेल होगा, एक्स वाई जो कि मेल होगा। मैंने यही बताया, जितने भी हमारे यहाँ पे दो सन है, ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या है टू सन की, तो जितने भी सन होंगे वो सब कैसे होंगे, जो भी लड़के होंगे बॉयज होंगे वो क्या होंगे हमारे इस जो डिसीज है उससे वो बचे रहेंगे, उनके अंदर कोई भी डिसीज नहीं होगा। बट यहां पे जो डॉटर बनेगी, डॉटर जो बनेगी वो क्या होंगी, वो कैरियर बन जाएंगी, क्या बन जाएंगी कैरियर। उनमें जो हीमोफीलिया के उनमें जो हीमोफीलिया के कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस नहीं होंगे, बट उनमें क्या होगा वो सब हमारी क्या हो जाएंगे कैरियर है, क्योंकि उसमें एक एलील हमारा प्रेजेंट है किसका हीमोफीलिया का, जो कि हीमोफीलिया से इन्फेक्टेड है। क्लियर है बात, तो ये हमारा हो गया इसका डायग्राम। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी नंबर, जो कि हमारा व्हाई डिड मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चुना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया हुआ, तो आप इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। देखो क्या लिखा हुआ, मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट फॉर फॉलोइंग रीजन, इन रीजनों की वजह से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को चुना, जिसमें से पहला नंबर देखो, पहला हमारा क्या है, पी प्लांट इज सेल्फ पॉलिनेटेड इन नेचर बट कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड इजिली। ये जो नेचर में है वो क्या होता है सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, बट इनको हम इजिली क्रॉस पॉलिनेशन इनमें हम लोग करा सकते हैं। आगे देखो, द सेल्फ पॉलिनेटेड नेचर ऑफ द पी प्लांट हेल्प इन मेंटेनिंग इट्स ट्रेड्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और इसमें जो सेल्फ पॉलिनेशन का नेचर है वो क्या करता है इस पी प्लांट में, पी प्लांट के जो ट्रेड है उनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सही तरीके से ले जाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। देयरफॉर द ट्रू ब्रीडिंग प्लांट कैन बी ऑब्टेन इजिली, तो यहां से हमको ट्रू ब्रीडिंग प्लांट आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखो, इन पी प्लांट वैरायटी शोइंग अल्टरनेट फॉर्म्स वेरियस कैरेक्टर्स वर अवेलेबल, जो पी प्लांट है उसमें कई तरह के हमको कैरेक्टर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए इसमें क्या मिलेगा हमको, फॉर द कैरेक्टर, फॉर द कैरेक्टर कलर ऑफ द फ्लावर, कैरेक्टर की अगर बात करूं तो कलर ऑफ द फ्लावर, एंड अगर मैं बात करूं यहां पे जो हमारा कलर ऑफ फ्लावर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या है व्हाइट फ्लावर प्लांट, और दूसरा हमारा क्या पर्पल फ्लावर प्लांट। तो यहां पे हमको यहां पे जो कैरेक्टर है पी प्लांट के जो कैरेक्टर है वो उसमें हमको वैरायटी मिल जाती है, और उस वैरायटी का हम सही तरीके से यूज करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के लिए यहां पे बता दिया, एक तो हमारा व्हाइट फ्लावर है, दूसरा हमारा पर्पल फ्लावर है। क्लियर है बात, नेक्स्ट क्या है हमारा व्हाइट फ्लावर एंड पर्पल फ्लावर। नेक्स्ट, पी प्लांट इज एन एनुअल प्लांट एंड कैन बी ग्रोन इजिली, जो पी प्लांट है हमारा एनुअल प्लांट है और इसको हम आराम से ग्रो कर सकते हैं। आगे, अ सिंगल प्लांट कैन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल सीड्स, मोreover द हाइब्रिड इज प्रोड्यूस इन एक्सपेरिमेंट वेब फर्टाइल, इसलिए मेंडल ने प्लांट जो पी प्लांट है उसको यूज किया। इसके जितने भी रीजन थे मैंने यहां पे आप सभी लोगों को बता दिए। आगे देखो, आगे हमारा है
ये 6A था, 6B, 6B यहां पे एक क्वेश्चन आपका ज्यादा हो गया है, कोई बात नहीं, उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, यहां पे हमारा क्या है, 6B का क्वेश्चन है। 6B के यहां पे मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए हैं, गलती से जब स्लाइड बन रही थी वो बढ़ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और बढ़ गया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट। फीमेल गेमिटोफाइट को हमको एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे डेवलप होता है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे आंसर की अगर इसकी हम बात करें तो द कार्पल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज नोन एज मेगास्पोरोफिल। जो कार्पल है किसी भी एंजियोस्पर्म प्लांट का, वो क्या है हमारा, उसको हम कहते हैं मेगास्पोरोफिल कहते हैं। आगे इसमें इट इज डिफरेंशिएट इनटू 3 रीजन। ये डिफरेंशिएट होता है 3 रीजन में। पहला हमारा क्या है, ओवरी, दूसरा हमारा क्या है, स्टाइल, तीसरा हमारा क्या है, स्टिग्मा। आगे अगर मैं बात करूं, जो ओवरी होता है, ओवरी में द ओवरी कंटेन ओव्यूल। ओव्यूल को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर। तो ये क्या है, जो मेगास्पोर, इसमें क्या है हमारा ओव्यूल, और उसी को हम क्या मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या बनता है, हमारा मेगास्पोर बनता है फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। किससे बनता है, और ये जो हमारा मेगा स्पोर बनता है वो किससे बनता है, मेगा स्पोर मदर सेल से बनता है। आगे क्वेश्चन देखो, आगे इसमें क्या है हमारा, डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलप, जो डेवलपमेंट होता है इसका, डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट आर। जो डिफरेंट उसके स्टेज है उनके बारे में यहां पे हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो क्या होता है, इन द न्यूक्लियस ऑफ द डेवलपिंग ओव्यूल। ओव्यूल का यहां पे क्या लिखा है, इन द न्यूक्लियस ऑफ डेवलपिंग ओव्यूल one diploid cell develops into a diploid megaspore mother cell। सबसे पहले क्या बनता है यहाँ पे, मेगास्पोर मदर सेल बनता है। उसके बाद दिस मेगास्पोर मदर सेल, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिवाइड होगी कैसे, मियोसिस के द्वारा, और प्रोड्यूस करेगी यहाँ पे हैप्लॉइड मेगास्पोर। क्या बनाएगी, हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाएगी, विच आर अरेंज इन अ, वो अरेंज होगी एक लीनियर टेट्रेड में। आगे देखो, वन ऑफ द मेगास्पोर, जो वन ऑफ द मेगास्पोर फंक्शनल वाइल द अदर 3, अदर जो 3 बनेंगे डीजनरेट। जो हमारे मेगास्पोर बन रहे हैं, टोटल कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, जिसमें से हमारा क्या होगा, वन ऑफ द मेगास्पोर फंक्शनल होगा, एक हमारा फंक्शनल होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, हमारे 3 जो बचे हैं वो डिजनरेट हो जाएंगे। तो कितने बने मेगास्पोर, हमारे 4 बने, 3 हमारे डिजनरेट हो गए, एक हमारा क्या होगा, फंक्शनल होगा। ऑफ एन एंजियोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म है उनकी हम बात करें, फ्लावरिंग प्लांट की बात करें। आगे अगर हम इसमें बात करें, इसमें जो हमारा होता है द लोअर कैजल स्पोरोफिल, ठीक है, स्पोरो प्रोड्यूस द मेल गैमेटोफाइट। जो हमारा यहाँ पे क्या बन, जो हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, मेगा स्पोर बन रहा है, उससे हमारा क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, जिसको हम एम्ब्रियो सैक बोलेंगे। आगे क्या है, द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगा स्पोर डिवाइड मायोटिक, ठीक है, मायोटिक तरीके से वो क्या होगा, डिवाइड करेगा इनटू 2 न्यूक्लियाई। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी, ये हमारे क्या होंगे, प्राइमरी माइक्रोफाइलर एंड प्राइमरी चैलेजल न्यूक्लियाई। क्लियर है बात, यहां तक हमारा बन गया। आगे देखो, फिर हमारा क्या बनेगा, द सेकेंड डिवीजन प्रोड्यूस 1 पेयर ऑफ न्यूक्लियाई एट द माइक्रोफाइलर एंड 1 पेयर ऑफ द न्यूक्लियाई एट द चैलेजल एंड। वहां पे ये बन जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, द थर्ड डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लियाई एट ईच पोल। ईच पोल में हमारे क्या बन जाएंगे, 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। आगे क्या हमारा, द 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोलर देन माइग्रेट टुवर्ड द सेंटर टू बिकम पोलर न्यूक्लियाई। तो उसमें से क्या हो जाएगा, कुछ पोलर न्यूक्लियाई बन जाएंगे, विच फ्यूज टुगेदर एंड गिव राइज टू द सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n। वहां पे क्या हो जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n का हो जाता है, मतलब डिप्लॉयड हो जाता है। आउट ऑफ दीज द
central, one is the egg cell while two lateral cell are called synergid। वहां पे हमारी 3 सेल होगी जिसमें से एक को हम क्या बोलेंगे एग सेल, और दूसरी हमारी 2 हमारी सेल होंगी उनको हम लेटरल सेल जो हमारी होंगी उनको क्या बोलेंगे सिनर्जिड सेल बोलेंगे। आगे क्या होगा, द 3 न्यूक्लियाई टुवर्ड्स द चलेजल एंड आल्सो गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 थिन वॉल्ड सेल्स कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। और वहां पे हमारी जो 3 न्यूक्लियाई है वो किधर की तरफ जाएंगी, वो चलेजल एंड की तरफ जाएंगी जहां पे 3 एंटीपोडल सेल बनेंगी। फिर आगे क्या है, द स्ट्रक्चर कंटेनिंग एग अपर्चर जो होता है वहां पे, ठीक है। आगे क्या है, इसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड एंटीपोडल आर कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। और इसमें टोटल कितनी सेल होंगी, टोटल हमारे 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्स होती हैं। यहाँ पे कितनी होगी, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्स होती हैं। फाइनली जो हमारा फीमेल का गैमेटोफाइट है जिसको हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। तो ये पूरा हो गया एम्ब्रियो सैक का पूरा डिटेल से। अब देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैंने लिख रखा है क्वेश्चन सी। बी हमारे 2 क्वेश्चन है, एक उसमें से आपको सिर्फ एक ही आएगा, 2 नहीं आएंगे वहां पे, वो यहाँ पे एक स्लाइड बढ़ गई। देखो सी का, देखो सी में क्या है हमारा, राइट अ नोट ऑन कैंसर। कैंसर के ऊपर हमको नोट लिखना है। और मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा डिटेल से चीजें लिखी है। ज्यादा डिटेल से मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि वो आपको जो बोर्ड में कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये आपके लॉग आंसर पे आ जाए, तो फिर आप कैसे लिखोगे, आप फिर छोटा सा आंसर लिख के आ जाओगे। इसलिए मैंने यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैंने ज्यादा यहाँ पे बताया है, आप लोगों को अपने हिसाब से वहां पे जो एग्जाम में नंबर के हिसाब से हमें उसको लिखना है। अगर 2 नंबर में आ रहा है तो उसको हम 2 नंबर के हिसाब से लिखेंगे, अगर 5 नंबर में आ रहा है तो उसको हम 5 नंबर के हिसाब से लिखेंगे। तो यहाँ पे आगे देखो कैंसर इज, अब कैंसर की हम बात करें, कैंसर जो हमारा है, कैंसर एक हमारा बहुत ही मेजर डिसीज है और सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट टाइम पे है ह्यूमन बीइंग में, प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा इसी से डेड होती है, ठीक है। इसमें क्या है, एनुअली अगर हम बात करें तो समथिंग जो पीपल की डेथ हो रही है, जो मर रहे हैं पीपल, उनकी संख्या जो है लाखों में है। ऐसा नहीं 2, 4, 10,000, 20,000, 25,000, वो लाखों में उनकी संख्या है। एनुअली लाखों में लोग मर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें जो कैंसर होता है, वो कैंसर होता है, वो क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से होता है। और यहां पे जो हमारा जो कैंसर है इसमें मेनली हमें 2 टाइप के ट्यूमर मिलते हैं। जो अनकंट्रोल्ड सेल है, जो अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, उससे क्या वो उससे ट्यूमर बनता है। और वो जो ट्यूमर बनते हैं वो जनरली 2 टाइप के होते हैं। जो 2 टाइप के यहाँ पे जो ट्यूमर है उनकी अगर हम बात करें तो एक हमारा क्या है, एक हमारा ये ट्यूमर हो गया, ठीक है, बेनाइन ट्यूमर होता है। और दूसरा हमारा क्या आता है, मेलिग्नेटेड ट्यूमर, ठीक है। तो ये दोनों हमारे ट्यूमर है। एक ट्यूमर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या, दिस टाइप ऑफ ट्यूमर रिमेन कन्फाइंड टू दियर ओरिजिनल प्लेस। तो ये जो हमारा ट्यूमर है ये अपने ओरिजिनल प्लेस पे ही होगा, दूसरे प्लेस पे नहीं जाएगा। और जो दूसरा हमारा ट्यूमर है वो ब्लड के थ्रू दिस टाइप ऑफ ट्यूमर रीच डिस्टिंक्ट प्लेस थ्रू ब्लड एंड स्टार्ट। ये क्या करेगा, इस तरह की जो ट्यूमर, जो हमारे मैलिग्नेटेड ट्यूमर है, ये क्या करेंगे, ये एक जगह से दूसरे जगह क्या करेंगे, चले जाएंगे, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। और दूसरे जगह पे ये स्टार्ट हो जाएंगे और वहां पे क्या बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, वहां पे वो नया ट्यूमर बना देंगे, ठीक है। और ये जो कैपेसिटी है ट्यूमर की, ये जो ट्यूमर की कैपेसिटी है नए तरीके से नए ट्यूमर को बनाने की, उसको हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। आगे देखो, अब कैंसर का कॉज, इसके कैंसर किसके कॉजेस ऑफ कैंसर, तो इसमें हमको याद रखना है फिजिकल बैरियर होते हैं, केमिकल बैरियर होते हैं और हमारे बायोलॉजिकल बैरियर होते हैं। अगर मैं इसके सिम्टम की बात करूं तो सिम्टम पे हमको याद रखना है सडनली ग्रोथ, ठीक है, सडनली रैपिडली आपकी बॉडी में ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए। और इसमें क्या हो, फॉर्मेशन ऑफ नोड ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे आपका टंग कैंसर होता है और ब्रेस्ट कैंसर होता है। आगे इसमें क्या होता है, क्विक रिड्यूस इन बॉडी वेट, और बहुत ही फास्ट आपके बॉडी वेट क्या हो जाए, डिक्रीज होने लगे, कम होने लगे। तो उससे हमें क्या होंगे, ये इसके सिम्टम्स होंगे, कैंसर के सिम्टम्स। आगे देखो, अगर मैं टाइप ऑफ कैंसर की बात करूं तो यहाँ पे हमारे 3 टाइप के कैंसर है, ठीक है। कितने टाइप के कैंसर है, 3 टाइप के कैंसर है। इतना डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन अगर लॉन्ग आंसर में आ जाता है तो आप यहाँ पे लिखोगे कार्सिनोनेमा कैंसर, आगे हमारा सार्कोनेमा कैंसर हो जाएगा,
सार्कोनोमा कैंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है, और ल्यूकेमिया कैंसर। क्लियर है बात? ये 3 टाइप के आपके कैंसर हो गए। नेक्स्ट अगर बात करूं इसके ट्रीटमेंट की, तो इसके क्या हो जाएगी, कीमोथेरेपी हो जाएगी, सर्जरी हो जाएगी, और रेडियोथेरेपी हो जाएगी, और क्या होगी, इम्यूनोथेरेपी हो जाएगी। ये इसके क्या हो गए, ट्रीटमेंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें हमको डिफाइन करना है। इसमें क्या करना है, हमको डिफाइन करना है। एक हमारा क्या दिया हुआ, रेड डाटा बुक दिया हुआ है, दूसरा हमारा क्या दिया हुआ, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड दिया हुआ। दोनों को हमको क्या करना है, दोनों को हमें डिफाइन करना है। तो यहां पे अगर हम रेड डाटा बुक की बात करें, रेड डाटा बुक की अगर बात करें, तो रेड डाटा बुक हमारा क्या होगा, रेड डाटा बुक इज अ बुक पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, IUCN कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है IUCN का फुल फॉर्म, एंड नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर डिस्क्रिप्शन ऑफ थ्रेटनेड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड। क्लियर है बात? तो ये पूरा इसमें जो रेड डाटा बुक है उसमें कौन सी स्पीसीज है जो कि हमारी डिस्टिंक्ट होने वाली है, ठीक है, या जो एक्सटिंक्ट होने वाली है, कौन सी स्पीसीज है जो हमारी क्या है, वल्नरेबल में है, ठीक है, या कौन सी स्पीसीज है जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। तो ये सारी चीजें रेड डाटा बुक में होती है, और मेनली उसमें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में भी हम बात करते हैं। अब अगर हम बात करें WWF के बारे में, किसकी बात करें, WWF की बात करें, जो WWF है उसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसमें देखो क्या है, WWF वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर, किस ईयर में इसको इस्टेब्लिश किया गया, 1961 में, 1961 में इसको इस्टेब्लिश किया गया इन स्विट्जरलैंड, एंड सेवरल कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इट्स एक्टिव मेंबर्स। इन आवर कंट्री सेवरल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, स्नेक पार्क, और क्या यहाँ पे हमारा कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ लॉइन आर सपोर्टेड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये सब क्या है, इस WWF के ऑर्गेनाइजेशन से ही सपोर्ट किए जा रहे हैं। आगे अगर हम बात करें, इट कलेक्टेड फंड्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड यूटिलाइज फॉर कंजर्वेशन अंडर द एजेंसी ऑफ द IUCN एंड UNEF, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। आगे क्या है, इट हैज स्टार्ट अ प्रोजेक्ट नेम्ड, यहां पे आपका हो जाएगा वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, जिसका फुल फॉर्म है WCS। इट हैज ऑल्सो स्टार्ट अ प्लांट कंजर्वेशन कैंपेन विथ IUCN। नाउ the new name of this organization is World Fund for Nature, जिसका हो जाएगा नाम WFN। क्लियर है बात? ये पूरा यहाँ पे हमको क्या लिखना था, इनको डिफाइन लिखनी थी, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। आगे देखो, फिर आगे हमारा क्या, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें हमारे 2 क्वेश्चन आएंगे। दोनों क्वेश्चन में से हमें कोई एक क्वेश्चन करना है, एक करेंगे, और वो कितने का आएगा, हमारा 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन जो हमारा लिखा है, डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन विथ सुटेबल डायग्राम। या तो आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्क्राइब करो और साथ में एक सुटेबल डायग्राम बनाओ। और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, डिस्कस। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उसको डिस्कस करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम डीएनए को पढ़ेंगे, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, बाद में दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो ध्यान से, तो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, जो फाइनल प्रूफ है वो किसने दिया, हर्शे एंड चेज ने दिया। इसके पहले मैंने आपको बताया जो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इसको किसने बताया, एवेरी मैकआर्डी मैकलॉय ने बताया। बट फाइनल जो प्रूफ दिया, अनइक्विवोकल प्रूफ जो दिया, वो किसने दिया, हर्शे एंड चेज ने दिया। तो यहाँ पे 1951 में हर्शे एंड चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया, जिसमें उन्होंने क्या किया, द एक्सपेरिमेंट बिगिन विथ द कल्चरिंग ऑफ वायरसेस इन 2 टाइप ऑफ मीडियम। उन्होंने क्या किया, वायरस को कल्चर करने का तरीका ढूंढा, जिसमें उन्होंने 2 मीडियम में वायरस को कल्चर किया, जिसमें से वन सेट ऑफ वायरस जो कि ए है, वन सेट ऑफ वायरस जिसको हम ए कह रहे हैं, वाज कल्चर इन द मीडियम ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस। एक जो वायरस का सेट है उसको हमने रेडियो एक्टिव फास्फोरस में क्या किया, कल्चर किया। और दूसरा जो सेट है जिसका नाम हम बी रख रहे हैं,
वाज कल्चर इन द मीडियम ऑफ रेडियो एक्टिव सल्फर। उसको हमने किसमें ग्रो किया? रेडियो एक्टिव सरफेस पे ग्रो किया। दे ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट सेट ऑफ वायरस ए, जो फर्स्ट सेट ऑफ वायरस है ए है, कंसिस्ट ऑफ रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। उन्होंने ये देखा कि जो पहले सेट का जो वायरस था उसका जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव है, लेकिन उसकी जो प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिव नहीं है। आगे देखो, फिर आगे क्या इसमें लिखा हुआ है? दिस इज बिकॉज डीएनए इज अ फास्फोरस बेस्ड कंपाउंड। और ये क्यों हुआ? क्योंकि डीएनए जो हमारा, उसमें हमारा फॉस्फेट ग्रुप होता है, हमें पता है। तो डीएनए हमारा क्या? फास्फोरस बेस्ड कंपाउंड, व्हाइल प्रोटीन इज नॉट। और वहीं पे प्रोटीन जो हमारी है वो फास्फोरस बेस्ड कंपाउंड नहीं है। आगे अगर मैं बात करूं इसमें द लेटर सेट ऑफ वायरस, जो सेकंड सेट का वायरस था, उसमें क्या? कंसिस्टेड ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए। तो अगर मैं बात करूं यहां पे जो ए सेट था उसका डीएनए क्या था? रेडियो एक्टिव था। और जो बी सेट था उसका क्या था? उसका प्रोटीन क्या था? रेडियो एक्टिव था। रेडियो एक्टिव। क्लियर है बात? ये बात समझ में आई? उसके बाद उन्होंने आगे देखा द होस्ट, इसमें क्या किया? द होस्ट फॉर इन्फेक्शन वाज इकोलाई बैक्टीरिया। द वायरस वर अलाउड टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया बाय रिमूविंग द वायरस कोट। मतलब क्या कर रहा है? हमने एक होस्ट लिया, जिसको हमने एक होस्ट में हमने किसका लिया? इकोलाई बैक्टीरिया को लिया। उसमें हमने वायरस को क्या किया? इंजेक्ट कराया, इन्फेक्ट करने के लिए अलाउ किया। जब हमने उसको इन्फेक्ट कराया तो उसमें हमने क्या किया? उसकी जो कोट है, वायरस की जो बाहर की कोट है, उसको हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, हटा दिया। थ्रो अ नंबर ऑफ, फिर उसके बाद हमने क्या किया? ब्लेंडिंग किया, और साथ में हम लोगों ने क्या किया? सेंट्रीफ्यूगेशन किया। इन दोनों प्रोसेस को जब हमने किया तो हमको देखो क्या मिला। हमने जब ये दोनों प्रोसेस की तो इन्होंने ऑब्जर्व किया, साइंटिस्ट है उन्होंने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? इकोलाई बैक्टीरिया विच वर इन्फेक्टेड बाय रेडियोएक्टिव डीएनए वायरस वर रेडियोएक्टिव बट द ones that were infected radioactive protein virus B are not radioactive। तो वहां पे उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि जो वायरस था जिसको हमने रेडियो एक्टिव डीएनए जिसके अंदर हमने इंजेक्ट कराया था, वो हमारा क्या था? उसका डीएनए भी रेडियो एक्टिव है, लेकिन जो दूसरा था जिसमें हमने रेडियो एक्टिव क्या डाला? प्रोटीन डाला था, उसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं है। क्लियर है बात? जिससे ये कंफर्म हो गया कि जो हमारा डीएनए है वही क्या हमारा जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि हमारा जो ए सेट का वायरस था उस पे हमने रेडियो एक्टिव क्या डाला था? डीएनए डाला था। क्लियर है बात? आगे देखो इसका जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला? कंक्लूजन जो निकला, रेडियो एक्टिव एंड नॉन रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया इन्फॉर्म दैट द वायरस दैट हैड radioactive DNA transferred their DNA to bacteria, but virus that has radioactive protein did not get transferred to the bacteria, hence DNA is a genetic material। और ये था हमारा फाइनल प्रूफ। क्या था हमारा फाइनल प्रूफ? तो डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, वो एवेरी मैकली मैकलॉयड ने दिया, और फाइनल प्रूफ जो हमारा दिया वो किसने दिया? हर्शे एंड चेज ने दिया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन विथ सुटेबल डायग्राम। देखो इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें ध्यान देना है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, आगे क्या लिखा हुआ उसमें? along with a pair of oviduct, इसी को हम फॉलिपियन ट्यूब कहते हैं, यूटेरस, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। तो ये हमारा क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमको क्या मिलेगा? 2 ओवरी मिलेंगी और 2 हमको फॉलिपियन ट्यूब मिलेंगे, एक यूटेरस होगा, सर्विक्स होगी, वर्जाइना होगा और एक्सटर्नल
जेनेटेलिया लोकेटेड होंगे वहां पे। क्लियर है बात? आगे बात करो, ये टोटल कहां पे होंगे? हमारे पेल्विक रीजन पे होंगे। आगे बात करो, ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो ओवरी है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और अगर मैं वहीं पे बात करूं, जो ओवरी है वो क्या करती है? ओवरी जो हमारी है वो गैमीट प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है ओवम। एंड एसेसरी जो हमारे जो अलग एसेसरी स्टेरॉइड हार्मोन को भी ओवरी हमारी रिलीज करती है। तो ओवरी हमारी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हमें एक पेयर ओवरी मिलेगी, मतलब 2 ओवरी हैं। जो ओवरी है वो क्या करेंगी? वो गैमीट का प्रोडक्शन करेंगी, मतलब वो गैमीट बनाएंगी ओवम, और इन्हीं से क्या होगा? ये कुछ स्टेरॉइड हार्मोन को भी रिलीज करेंगे। इसलिए इनको हम मिक्स्ड क्राइन, जो मिक्स्ड ग्लैंड होती है उनको हम कहते हैं, या हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। आगे देखो, द ओविडक्ट फलोपियन ट्यूब। जो ओविडक्ट है उसका क्या नाम है? फलोपियन ट्यूब। ठीक है। यूटेरस एंड वजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। इसमें क्या है? इनको हम एसेसरी ऑर्गन कहते हैं जो कि हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए होती हैं। आगे अगर बात करें हम, द पार्ट क्लोज टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड इन्फेंडिबुलम। आगे लिखा हुआ है, द एज ऑफ द इन्फेंडिबुलम प्रोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द फिम्ब्रिय। अभी इसको हम डायग्राम में समझते हैं। देखो ये हमारा डायग्राम, हमें डायग्राम बनाना है जिसमें देखो ये हमारा क्या है? ओविडक्ट है। क्या है? ओविडक्ट। ओविडक्ट जहां से ये स्टार्ट हो रही है, यहां पे आपको क्या मिल रहा है? फिम्ब्रिय मिल रही है। ठीक है, क्या मिल रही है? फिम्ब्रिय। ठीक है। और यहाँ पे ये हमारी क्या है? ये ओवरी है। ये क्या है? ओवरी। ये यूट्रस बॉडी है। क्या है? ये यूट्रस बॉडी है, यूट्रस बॉडी। और यहां पे ये क्या है? हमारी सर्विक्स। ये क्या है? सर्विक्स है। ये वर्जाइना है। ठीक है, वजाइना। ये क्या है? वजाइना। ये हमारा क्या है? एंडोमेट्रियम है। ये हमारी क्या है? मायोमेट्रियम है। और ये हमारी क्या है? पेरीमेट्रियम। क्लियर है बात? और इसको जो हम कहते हैं ये हमारा यूट्रस का ही पार्ट है। क्लियर है बात? तो ये हमारा हो गया डायग्राम। आपको इतना करके आना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 8th नंबर का। बस अब आप लोगों को परेशान नहीं होना है, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट की क्लास होगी और उसमें आपके टोटल ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी कंप्लीट होंगे। और आशा करता हूं कि जो आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन होगा उसमें यहीं से क्वेश्चन बनेंगे और यहीं से मिलेंगे, जिससे कि आपका प्रॉफिट हो जाएगा। छोड़ के नहीं जाना है, हताश नहीं होना, मेहनत करते रहना है, मेहनत करेंगे तो उसका प्रॉफिट हमको जरूर मिलेगा। देखो आगे ध्यान से, ये क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज मीन बाय एडिक्शन। एडिक्शन क्या है? आगे दिया हुआ है, गिव साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट फ्रॉम विच हीरोइन एंड मैरिजुआना आर ऑब्टेन्ड। यहां का इसको मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूं, शॉर्ट में आप पढ़ेंगे चाहे तो आप इसको पूरा पढ़ सकते। देखो यहां पे मैरिजुआना जो है हमारा, सबसे पहले मैं मैरिजुआना की बात करूंगा। ये हम कहां से लेते हैं? कैनाबिस सटाइवा से लेते हैं। तो हमें क्या याद रखना है? मैरिजुआना कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग? कहां से उनको मिलता है? कैनाबिस सटाइवा से मिलता है। और इसको अगर मैं बात करूं, ये जो ड्रग हमारा, ये बहुत ही कॉमन एब्यूज ड्रग है जो कि ज्यादातर लोग यूज करते हैं। अगर इसको यूज करने का तरीका बताऊं तो वो क्या है? हमारी स्मोकिंग तरीका है। कैसा तरीका है? स्मोकिंग का। और इसमें क्या होता है, अगर इसके मैं बात करूं तो यूजुअली हमारा ग्रीन होता है, ब्राउन होगा या ग्रे होगा इन कलर। ये या तो ग्रीन होगा, या तो ब्राउन होगा, या तो ग्रे होगा। ठीक है। आगे अगर इसकी बात करूं, ये जो हमारा होता है इसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? जैसे लीफ इसकी यूज करते हैं, स्टेम यूज करते हैं, फ्लावर यूज करते हैं, एंड सीड ऑफ, जो प्लांट का सीड है, ये सारी चीजें सीड ऑफ हम प्लांट का ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। तो जो हमारा मैरिजुआना है वो कैनबिस सटाइवा से मिलता है। और इसमें अगर हम बात करें तो लीफ, स्टेम, फ्लावर, इन सारी चीजों का यूज हम करते हैं। आगे देखो, अब मैं अगर हीरोइन की बात करूं तो हीरोइन को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है स्मैक। और केमिकली अगर इसके नाम की बात करूं तो इसका क्या है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। क्या है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन का जब हम एसिटाइलेशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन मिलता है। यहां पे आगे यही लिखा हुआ है। ठीक है। और ये कैसा है? ओडोलेस है, ये बिटर है, बिटर क्रिस्टलाइन है। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो हमें मिलता है मॉर्फिन का, जब हम क्या करते हैं? एसिटाइलेशन करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है? मॉर्फिन से हमें क्या मिलता है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन मिलता है। आगे
और जो मॉर्फिन है वो हमको कहां से मिलता है? मॉर्फिन हमको मिलता है पॉपी प्लांट से। कहां मिलता है? पॉपी प्लांट से, जिसको हम क्या कहते हैं? पपावर सोमिफेरम कहते हैं। क्या कहते हैं? पपावर सोमनीफेरम, पपावर सोमिफेरम कहते हैं। क्लियर है बात? आगे बात करो, इसमें क्या बोला था? हार्मफुल इफेक्ट हमें बताना है। हार्मफुल इफेक्ट हमारे क्या है? द हाई डोज ऑफ ड्रग। जो जब हम हाई डोज ड्रग की लेते हैं तो इसमें से कई बार जो पर्सन है वो क्या हो जाता है? मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। और अगर मैं हीरोइन की बात करूं तो ये क्या करता है? हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको क्या करता है? बॉडी के फंक्शन को क्या कर देता है? स्लो डाउन कर देता है। तो ये चीजें हमने पढ़ी। अब यहां पे हमारा क्वेश्चन बचा, व्हाट इज मीन्ड बाय एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब ये है कि आप किसी ड्रग के प्रति एकदम उसके ऊपर निर्भर हो जाए। जैसे आप बिना हीरोइन के नहीं रह सकते, आप बिना किसी marijuana के नहीं रह सकते, या आप तंबाकू के बिना नहीं रह सकते। ये इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडिक्शन कहते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है तंबाकू, एल्कोहल एंड आपको क्या लिखा है? साइकोट्रोपिक ड्रग्स, जो कि क्या? डिपेंडेंसी ऑफ दिस सब्सटेंस। टोटली हम इनके ऊपर क्या हो जाते हैं? डिपेंड हो जाते हैं। और ये सब्सटेंस जब हम इनके ऊपर हम डिपेंड हो जाते हैं तो इसी पूरी प्रोसेस को या इसी को हम क्या कहते हैं? एडिक्शन कहते हैं। क्लियर है बात? देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ लेवलर डायग्राम ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। मलेरिया का हमें क्या पूरा, मलेरिया का जो पैरासाइट है उसका हमें पूरा डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो मलेरिया का जो पैरासाइट है वो क्या है हमारा? प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम मलेरी। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हम प्लाज्मोडियम का पूरा लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। तो यहाँ जो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है वो मेनली कहां से स्टार्ट होता है? जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है। क्या है? इन्फेक्टेड मॉस्किटो। इन्फेक्टेड मॉस्किटो है जिसका नाम है फीमेल एनाफ्लीज। क्या नाम है? फीमेल एनाफ्लीज। आपको याद रखना, फीमेल एनाफ्लीज। कभी भी मेल मॉस्किटो से प्लाज्मोडियम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होता। तो फीमेल एनाफ्लीज जो है, अब आप यहां से ये देख सकते हैं कि जो फीमेल है वो यहां भी हमें इन्फेक्ट कर रही है, मतलब हमें हर जगह फीमेल से ही खतरा है। तो इस चीज का ध्यान रखो। यहाँ पे क्या है हमारा? फीमेल यहाँ पे आई, फीमेल एनाफ्लीज जो मॉस्किटो है उसने बाइट किया हमें और वो इन्फेक्टेड है। क्या है? वो इन्फेक्टेड है। तो जैसे वो हमें बाइट करेगी उसकी जो सेलिवरी ग्लैंड है उससे जो हमारे स्पोरोजॉइट्स है वो हमारे स्किन में यहाँ पे कहीं पे भी जहां पे भी बाइट करेगा वहां आ जाएगी। और स्किन से ये जो स्पोरोजॉइट्स है वो वहां से कहा? ब्लड में जाएंगे और ब्लड के बाद ये किस में जाएंगे? हेपेटिक सेल पे जाएंगे। मतलब ये कहां पहुंच जाएंगे? लीवर में पहुंच जाएंगे। और लीवर सेल के साथ ये बहुत तेजी के साथ क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और डिवाइड होने के बाद जब लीवर सेल को ये क्या कर देंगे? तोड़ देंगे, बस्ट कर देंगे। और वहां से बाहर निकलने के बाद ये फिर से ब्लड में आ जाएंगे। जब ये ब्लड में आएंगे, ठीक है, जब ये ब्लड में आएंगे तो ब्लड में ये मेनली आरबीसी को टारगेट करेंगे और आरबीसी के अंदर ये फिर से क्या करेंगे? फिर से अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे। और आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है उसको ये तोड़ेंगे और उसको क्या करेंगे? ये खाएंगे, जिससे एक आपको टॉक्सिन निकलेगा। जो टॉक्सिन निकलता है, उस टॉक्सिन जो टॉक्सिक केमिकल है उसी की वजह से हम लोगों को ठंडी लगती है। तो यहां से उसके बाद फिर क्या होगा? आरबीसी भी बस्ट हो जाएगी। और आरबीसी के बस्ट होने के बाद वहां पे क्या बनेगा? आरबीसी के बस्ट होने के बाद जब आरबीसी रप्चर हो जाएगी, रप्चर्ड आरबीसी इरिथ्रोसाइट, तो उससे हमारे क्या बनेंगे? गैमेटोसाइट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? गैमेटोसाइट्स बनेंगे। और वो गैमेटोसाइट जब कोई दूसरा फीमेल एनाफ्लीज जो कि इन्फेक्टेड नहीं है हमको बाइट करेगा तो ये जो हमारे क्या है? जो हमारे बॉडी में प्लाज्मोडियम के गैमेटोसाइट है वो उसके बॉडी में चले जाएंगे और उसके जो मॉस्किटो उसके बॉडी में जाएंगे। वहां से वो किसके जाएंगे? मॉस्किटो के गट पे जाएंगे। और मॉस्किटो के गट पे जाने के बाद वो फिर से वहां पे क्या करेंगे? मॉस्किटो के गट पे जाएंगे और वहां पे क्या करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, नंबर इंक्रीज करेंगे, फिर से स्पोरोजॉइट्स बनाएंगे और वो फिर गट से फिर कहां चले जाएंगे? मूव करके सेलिवरी ग्लैंड पे आ जाएंगे। और फिर देन उसके बाद ये मॉस्किटो जब दूसरे किसी पर्सन को काटेगा तो फिर यहां से उसका जो प्लाज्मोडियम उसका ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो ये पूरी लाइफ प्रोसेस है किसकी? प्लाज्मोडियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, क्या है हमारा? राइट एन एसे ऑन ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर हमको क्या लिखना है? एसे लिखना है। तो ह्यूमन इवोल्यूशन की अगर मैं एसे की बात करूं, देखो याद है ह्यूमन इवोल्यूशन, इसमें क्या है? ह्यूमन इवोल्यूशन इज द इवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच ह्यूमन बीइंग डेवलप्ड ऑन अर्थ।
ये पूरी एक प्रोसेस है, ह्यूमन इवोल्यूशन जो है पूरी एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में अर्थ में ह्यूमन बीइंग क्या हुए, डेवलप हुए हैं। सबसे पहले अगर इसमें बात करें हम, द इवोल्यूशन स्टेप इन्वॉल्व अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल एंड अडॉप्टिंग टू इट्स सराउंडिंग, द इन्वॉल्व टू लाइव दियर लिविंग लाइफ टू द बेस्ट ऑफ दियर एबिलिटी। आगे देखो, इसमें अगर मैं स्टेज की बात करूं, स्टेज में तो सबसे पहला जो स्टेज हमारा क्या है, सबसे पहला हमारा क्या है, ड्रायोफिथिकस है, ठीक है, ड्रायोफिथिकस है। इसके बाद हमारा आता है रामाफिथिकस, उसके बाद हमारा क्या आता है, ऑस्ट्रेलियोफिथिकस। ऑस्ट्रेलियोफिथिकस जो कि देखो, अगर यहां पे मैं ड्रायोफिथिकस की बात करूं तो कहां पे रहे हैं वो, अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बीच में रह रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या बात करूं, ऑस्ट्रेलियोफिथिकस की बात करें तो ऑस्ट्रेलियोफिथिकस जो मेनली कहां पे रह रहे थे, लैंड एशिया पे रह रहे थे, और इनके जो टीथ थे वो कैसे थे, वो लाइक मैन, अभी जो ह्यूमन है उनके जैसे उनके टीथ थे। आगे देखो, फिर उसके बाद क्या आए थे हमारे, होमो हैबिलस या होमो हैबिल्स, ठीक है। तो इसमें हमारे जो है ये क्या करते हैं, ये यूज करना स्टार्ट किए किसका, स्टोन का, और ये क्या करते हैं, ये कम्युनिकेट करने लगे अदर ईच अदर, ये दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद होमो इरेक्टर आए। होमो इरेक्टर जो है वो क्या था, इनका जो ब्रेन था लार्ज साइज का था, इनका ब्रेन कैसा था, लार्ज साइज का था, और ये लोग इन्वेंशन किए किसका, फायर का इन्वेंशन किए, और ये कैसे थे, कार्निवोर थे, ये क्या खाते थे, मीट वगैरह खाते थे। आगे देखो, इसके बाद अगर मैं बात करूं होमोसेपियंस, जो होमोसेपियंस है, तो होमोसेपियंस का क्या है, ये हमारे क्या है, दीज आर मॉडर्न मैन विथ 1350 सीसी ब्रेन कैपेसिटी। आगे इसमें क्या है, डेवलप द पावर ऑफ थिंकिंग यूजिंग टूल एंड बीइंग ओमनीवोरस, और हम लोग कैसे हैं, ओमनीवोरस। तो ये पूरा क्या हो गया हमारा, ह्यूमन एवोल्यूशन हो गया। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसको पढ़ते हैं, और यहां से ये चैप्टर, ये जो आपका मॉडल पेपर है वो खत्म हो जाएगा। आप इस पूरे मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। देखो इसमें क्या है, डिस्क्राइब द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ लेवल्ड डायग्राम एंड ऑल्सो मेंशन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। यहाँ पे मेल एंड फीमेल को भी हमको मेंशन करना है। तो यहाँ पे अगर बात करूं मैं जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, तो आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन डिपोजिट ऑन द स्टिग्मा। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन है वो कहां चला जाता है, स्टिग्मा में चला जाएगा, स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल अंडर सुटेबल कंडीशन। और जब सुटेबल कंडीशन आएगी तो जो पॉलन ग्रेन है वो वहां से एक ट्यूब बनाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब। दिस ट्यूब ग्रो डाउन थ्रू द स्टिग्मा एंड स्टाइल टुवर्ड द ओवरी। और वो जो हमारी क्या है, वो जो पॉलन ट्यूब बनेगी वो कहां पहुंच जाएगी, ओवरी तक पहुंच जाएगी। आगे देखो, द न्यूक्लियस ऑफ द पॉलन ग्रेन डिवाइड बाय माइटोसिस एंड फॉर्म 2 मेल गैमीट्स। द टिप ऑफ पॉलन ट्यूब आफ्टर entering ovary discharge the 2 male gamete into the embryo sac। जो embryo sac का पीछे हम डायग्राम पढ़ चुके। आगे क्या, one of the male gamete fuse with the egg of the egg and form zygote। और दूसरा जो हमारा क्या है, दिस फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आगे क्या है, अनदर मेल गैमीट जो है वो क्या करता है, फ्यूज करता है किसका, द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड फॉर्म द एंडोस्पर्म ऑफ फूड स्टोरिंग, जो फूड स्टोरिंग टिश्यू बनाता है। क्लियर बात। अब इस पूरे डायग्राम में देखो, पॉलिनेशन हुआ, ये हमारा ऊपर का पार्ट क्या है, ये पूरा ऊपर का पार्ट हमारा क्या है, स्टिग्मा है। स्टिग्मा में हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो लैंड किया, और जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिली तो यहां से इसने पॉलन ट्यूब बनाई, और ये पॉलन ट्यूब जाके ओवरी पे यहां पे आ गई। क्लियर है बात। ओवरी के अंदर गई, ओवरी के अंदर जब गई तो यहीं से इसके जो 2 मेल गैमीट भी साथ में आए। तो यहाँ पे जब 2 मेल गैमीट आए, 2 मेल गैमीट, वहां से एक जो गैमीट है उससे हमारा क्या बना, उससे जाइगोट बना, और जो दूसरा गैमीट था उससे हमारा एंडोस्पर्म बना। क्लियर है बात। अब यहाँ पे देखो, ये मेल गैमीट जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ मेल जर्म सेल। और आगे इसमें बात करें, ये हमारी क्या है, पॉलन ट्यूब है, ये हमारी क्या है, ओवरी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा फीमेल जर्म सेल है, ये मैंने आपको बताया ये स्टिग्मा है, ठीक।
ये आपकी इस वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, और ये नीचे वाली ओवरी हो गई, और इस पूरे को हम क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं। तो बेटा यहां से आपका ये पूरा लेक्चर कंप्लीट होता है। आशा करता हूं आप सभी लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगा और आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और पूरे वीडियो को जरूर से जरूर ध्यान से देखेंगे, और लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो आप मेहनत करते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए, आपके अच्छे नंबर आएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम टेंशन फ्री होके आपको एग्जाम देना है। अब यहां तक मैंने आप लोगों के लिए 2 मॉडल पेपर सॉल्व कराए हैं, एक इसके पहले मैंने सॉल्व कराया और एक ये हो गया। जो दूसरा मॉडल पेपर है उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप दोनों मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। यहीं से आपके जो यूपी बोर्ड का बोर्ड एग्जामिनेशन होगा और उस पे जो आपके बायोलॉजी का पेपर आएगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यही सारे टॉपिक से आएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने जो 12th क्लास में बच्चे उनके साथ इसको शेयर करिए, जहां पे वो लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, वो सॉरी कुछ हम बात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें मैं 30 to 40 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जो जल्द से जल्द आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर कर ले। यहाँ पे आपको नीट के प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस और इसी तरह के लेक्चर आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।